में पाकिस्तान को जो नुकसान पहुंचा दिए हैं वो अनबेरेबल है। मरीम नवाज साहिबा ने पार्टी वर्कर के दिल में, वोटर के दिल में, बड़ी अक्सरियत के दिल में उन्होंने जगह बनाई है। सिटिंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बारे में अगर कोई बात कर रहा है ना, तो वो किसी पागलपन में नहीं कर रहा, वो किसी एजेंडे पे है जो ये काम कर रहा है कि किसी तरीके से नवाज शरीफ साहब को साबित किया जाए कि वो प्राइम मिनिस्टर रहने के अहल नहीं है और जो इमरान प्रोजेक्ट है उस पर अमल किया जा सके। इमरान खान और साबिक एस्टेब्लिशमेंट के 2-3 अहम तरीन जो रहनुमा थे जिनके मफादात जुड़े थे, और जब कानूनदारी यकीनी बनाने की कोशिश की जाती है तो फिर हमें अदालतों की तरफ से हदायत आ जाती हैं कि इसको तंग नहीं करना। मैं कोई 22 साल पीटीआई में थी। मैंने संदेला साहब कभी आज तक जिंदगी में इमरान खान की जुबान से मदीना की रियासत का नाम नहीं सुना था। हमने ये वर्ड ही नहीं सुने थे। ये मजहब का कार्ड इस्तेमाल करना चाहते थे। जेल में अमीर गरीब सारे एक जैसे होने चाहिए, तो हमें तो उन्होंने एक जैसा भी नहीं रखा, हमें तो उन्होंने एक जैसे से भी नीचे रखा। इनको तो हम एक जैसा तो रखेंगे। परवेज इलाही एज में है क्या उन्हें बातें ज्यादा समझ नहीं आ रही। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। तुम्हारा सिर्फ वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। अब बात होगी सोशल मीडिया टॉक शो पर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं परवेज संधीला सोशल मीडिया टॉक शो के साथ। दोस्तों, आज हुकूमत ने ऐलान किया है कि पीटीआई पर पाबंदी लगाने जा रहे हैं। पीटीआई ने सियासी और मुआशी इस्तेहकाम के लिए वज़ीर आज़म के मिसाक मईशत की कोशिशों पर मनफी रद्द-ए-अमल दिया। इस्तेहकाम की तमाम कोशिशों को सबूतार करने की कोशिश की और इसके बाद सब्र का पैमाना भी लबरेज इंतहाई कदम उठाया गया। वफाकी हुकूमत ने इमरान खान, आरफ अलवी और कासिम सूरी पर आर्टिकल 6 लगाने का फैसला कर लिया गया। उन्होंने गैर आईनी असेंबली तोड़ दी थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दिया था। यह भी कहा था कि पार्लियामेंट इनके खिलाफ आइन शिकनी पर गद्दारी का मुकदमा चलाए। अब वो मुकदमा चलाया जाएगा। मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस बैरून मुल्क बैठे अनासर कार्रवाई होगी। मुल्क को आगे ले जाना है तो शर्पसंद अनासरों पर पाबंदी लगाना होगी। इनके पासपोर्ट ब्लॉक करने होंगे, जायदादें जब्त होंगी। पीटीआई पर पाबंदी के लिए सबसे ज्यादा राह हमवार जो करता है वो सानहा 9 मई है। आईएमओ को खत लिखना, पाकिस्तान को दिवालिया करने की कोशिश करना, वो ऑडियो कॉल सबने सुनी होगी। फॉरेन फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन कह चुका है कि वफाकी कबीना रेफरेंस भेजकर उन्हें कालदम करार दिलवा सकती है। पीटीआई पर पाबंदी का फैसला अचानक नहीं हुआ। हमारे अदालती हलकों ने इसकी परवरिश की है, जिन्होंने आइन और कानून की रिट कायम करनी थी। अगर अदालती किरदार गुड टू सी यू ना कहते तो 9 मई पर माफी मंगवाते तो रियासत को यह इंतहाई कदम ना उठाना पड़ता। अदालती किरदारों ने मामला इस नहज पर पहुंचाया। पीटीआई का मुसलसल टारगेट पाकिस्तान की मईशत है। पीटीआई मईशत की शहरग खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल टारगेट कर रही है। रियासत ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसीलिए इस इंतहाई रवैये कदम उठाने पर रियासत को मजबूर किया है। हमारे साथ मौजूद है अरशद परवेज साहब और हमें ज्वाइन किया है राजा रजाक साहब ने भी। अस्सलाम वालेकुम बोथ ऑफ यू जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? खैरियत से हैं? ठीक हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह, तुसी सुनाओ? बिल्कुल ठीक ठाक। अरशद परवेज साहब, आपने पहले ज्वाइन किया तो आपसे ही पहले सवाल कर लेते हैं। जरा ये फरमाइएगा कि ये जो अभी इंतहाई कदम उठाने का कहा गया है, एक तो ये बताइए कि क्या हुकूमत ये करने में कामयाब हो जाएगी? क्योंकि जैसे ये ऐलान हुआ है तो अब मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से इस पर रिएक्शन आना शुरू कर दिया है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर रजा रब्बानी साहब भी हैं, जिसमें जेयूआई भी है, जिसमें अपनी जमात मुस्लिम लीग नून के कुछ एमएनएज हैं या साबिक वफाकी वजीर हैं, उनकी तरफ से भी रिएक्शन आ रहा है। और दूसरा, क्या ये मुनासिब वक्त है या जब ये हैपन हुआ था तब मुनासिब वक्त था? बहुत शुक्रिया संदीला साहब। देखिए, मुनासिब वक्त तो जो इंसान दोनों ही मुनासिब वक्त हैं। उस वक्त में भी ये एक्शन लिया जा सकता था, लेकिन सब्र, तहम्मुल और बर्दाश्त, फिर एक सिस्टम को चलने देने की जो इंसान कोशिश, उस हवाले से देखें तो वो भी नजर आता है। फिर उसके बाद ये भी हमें नजर आता है कि जो हालात बने हैं इस वक्त में और जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर बदअमनी फैली है, और बदअमनी के साथ साथ हमें एक और बात नजर आई है कि कुछ फाइनेंशियल इंटरेस्ट जो कि हमें मुख्तलिफ जगहों से नजर आए हैं और एक ग्रुप बना है, और फिर उसके साथ प्रेशर भी नजर आता है जिसका जिक्र हमने
पिछले प्रोग्राम में भी किया था और उससे पिछले प्रोग्राम में भी किया था कि ये पाकिस्तान के अंदर बदअमनी जो सी है ये बगैर नफे के नहीं है, इसके पीछे नफा है, इसके पीछे मकसद है, इसके पीछे फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, सीधी सच्ची सी बात ही है। और फिर इसके साथ साथ प्रेशर भी है, 2 नंबरी भी है। तो ये बात कहना है कि वो वक्त मुनासिब था और ये वक्त मुनासिब नहीं है, नहीं, ये वक्त बिल्कुल मुनासिब है। हाँ, इस बात पर हम बात कर सकते हैं कि अगर कदम बढ़ा लिया तो फिर ये कदम सिर्फ आइन और कानून के तनाज़े में नहीं, फिर आपको कोर्ट में जाके ये जो जजेस हैं इनके गले पकड़ने होंगे, इनके ऊपर हाथ डालना होगा, इनके ऊपर भी आर्टिकल 6 के लिए जो है ना बाकायदा पार्लियामेंट के अंदर करारदाद पेश करनी होगी और इनके खिलाफ भी जो है ना मूव करना होगा कि जो चीज हमने यानी कि पार्लियामेंट ने, अवाम की नुमाइंदा ने, जमहूर ने लिख कर ही नहीं दी हुई, वो आपने किस तरीके से 3 दिन को 15 दिन में कन्वर्ट कर दिया, किस तरीके से गुजरे हुए वक्त को यहां पर लाकर खड़ा कर दिया। और एक केस जो कि इंतहाई जरूरी है वो ये है कि 2018 के इलेक्शन को भी फिल फोर चैलेंज करना होगा। ये 2024 का भी खत्म करें, ये 2018 के जो इलेक्शन है ना उनके दुरुस्त फैसले के साथ हमें इस पार्लियामेंट के अंदर भेजें, क्योंकि ये जो काम किए है ना, तो ये जो आइन को रीराइट किया तो फिर ढंग तरीके से करें, वरना आपको ये जो है ना जहां पे अपनी बेगम की मोहब्बत याद आ जाती है, जिसको क्रश कहते हैं राजा साहब, तो वो फिर बेगम की मोहब्बतों के सिले जो है ना इस तरीके से ना दे कि बेगमें फिर जताती हैं कि मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या तकलीफ सही है और कब कब तकलीफ सही है यहां तक पहुंचाने के लिए, तो ये चीजें छोड़ ही दें। अच्छा चले, मतलब ये बेगमात वाला जो मामला है ना इसको हम वैसे ही छोड़ देते हैं। वैसे भी पहले हमारी बेटियां साझी होती थी, बहनें साझी होती थी, और आज कहा गया है एक पीटीआई के वकील की तरफ से कि बीवियां भी साझी होती हैं। पीटीआई वाले जो हैं वो ये कह रहे हैं कि बेटियों और माओं के साथ बीवियां भी साझी होती हैं, तो बीवियों वालों को छोड़ देते हैं। अच्छा राजा साहब, आप भी इस पर काफी मतलब जाहिर है अपनी एक राय रखते हैं, और डेफिनेट आपकी राय जो होता है वो हमेशा ही एक अहम होती है, दूसरों से अलग होती है। तो ये अब कवेले दी नमाज है, वेले दियां टकरां ते कवेले दी नमाज, वेले दी नमाज ते कवेले दियां टकरां राइट टाइम है इस केस के लिए? और क्या ये जो केस करने मतलब बनाने जा रहे हैं, पीटीआई को बैन करने जा रहे हैं, तो क्या ये कर पाएंगे? और अपनी ही सियासी जमातें इस वक्त जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, वो अपोजिशन में है या हुकूमत है, कि क्या इस पे इनकी हमायत करेंगे? और प्लस पूरी दुनिया से इसका क्या रिएक्शन आएगा अगर ऐसा कुछ करते हैं? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अदालती महाजों से नाकाम होने के बाद हुकूमत ये कदम उठाने जा रही है कि कहीं से कोई इनके हक में फैसला नहीं आया तो ये कदम उठाने जा रही है। बिल्कुल, ये राय तो बदकिस्मती से दुरुस्त है जी, कि जिस तरीके से अदालतों से फैसले आ रहे हैं, और वो कहते हैं ना कि जब कुछ ना बन सका तो मेरा दिल बना दिया। ठीक है जी, तो ये वो बात है ना कि अब जब कुछ और रास्ते नहीं रहे तो फिर ये इस हद पे आ गए। हालांकि आई थिंक ये अगर निगरान हुकूमत उस वक्त पाबंदी लगा देती तो सबसे बेस्ट वही वक्त था ना, दुनिया में किसी तरह का रिएक्शन आना था। आपके पास दुनिया भर से मसाले हैं जी के जो स्टेट पे हमलावर होते हैं उनके साथ किस तरीके से डील किया जाता है। और ज़ाहिर है एक बगावत की कोशिश जो है ये दुनिया भर में जब से दुनिया बनी है, बगावत की कोई माफ़ी नहीं है किसी भी जो है वो मुआशरे को आप देख लें। तो वो आइडियल ज़ाहिर वक्त था, वो वक्त गवा दिया। उस वक्त लोगों की और दुनिया भर की सिंपथी आपके साथ थी। अब इस तरह की चीज़ें जो है वो करने के बाद जो, और इतने देखे ना, जब शुरू में न्याजी साहब फारिग हुए तो बड़े बड़े केस इनके सामने आ रहे थे कि ये भी करप्शन का केस है, इधर भी इन्होंने किया। और सबसे बढ़ के जो है ना ये जो साइफर है, सिर्फ साइफर अलोन जो है ना ये फांसी की सजा है कि आपने एक स्टेट का सीक्रेट जो है रिवील किया है, इसी पे फांसी बन जाती है और जो भी इसमें इन्वॉल्व है। तो इतने स्ट्रॉन्ग केसेस को ठीक तरीके से परसू ना करना या उनको करवा ना सकना, ये गलतियां तो हैं। वक्त बड़ा ज़ाया हुआ है, मगर शायद अब भी अगर अपने पाँव पे वजन इनको डालना पड़ेगा
जब जो हम शुरू दिन से कहते हैं कि अगर ये अग्रेसिव हो के काम करेंगे, ऑफेंसिव इनकी मूव होगी, तो फिर वो इंशाल्लाह ताला आई थिंक ये भी मुमकिन और माजी में हो चुका है। ऐसा ये नहीं है कि ये को पहली बार किसी सियासी पार्टी पे पाबंदी लगने जा रही है। माजी में ये वाक़यात हो चुके हैं। भुट्टो साहब के दौर में भी ANP पे जो है वो पाबंदी लगी थी, उसके बाद भी लाइक इस तरह की चीज़ें हुई हैं। तो आई डोंट थिंक कि इसमें कोई मसला है। बट अब ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, इसको भी पार्लियामेंट में जो है वो बैठ के इसको रिजेक्ट करना चाहिए। और अब फैज़ हमीद का जो है ना जो नेटवर्क है उसको तोड़ने पे सीरियसली काम होना चाहिए। और आप लोगों को एक खुशखबरी दूं कि जो अमेरिका में जो नेटवर्क था, अल्हम्दुलिल्लाह विद द हेल्प ऑफ एहसन चट्टा साहब, उन्होंने बहुत काम किया। पहले हमने एम्बेसडर को रिमूव करवाया और फिर फैज़ का जो सबसे बड़ा चेता था उसका भी पता चला है कि उसको भी यहाँ से रिमूव करके पाकिस्तान वापस बुला लिया गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ की फील्डिंग जो है कम से कम अमेरिका से तो काफ़ी हद तक हट चुकी है। और बाकी का जो रह गए हैं वो भी आए दिनों में सफाई होगी और यहाँ पे भी आपको बेहतरी नज़र आएगी। तो अगर इसी तरीके से पाकिस्तान में भी ये काम सीरियसली करना शुरू कर दिया जाए कि ये जो काली भेड़ें हैं अतर मनीला जैसी जो बैठी हुई हैं, इनको आप देखें। आपने जो मैसेज पहले लिखा, मेरा थोड़ी बात लंबी हो गई है कि आपने कहा जी कि PTI सियासी हकीकत है, इसको सियासी तरीके से डील कर, सियासत को सियासत से आप डील कर सकते हैं, फितने को आप सियासत से नहीं डील कर सकते। ये एक फितना है, आप ये सियासी हकीकत नहीं है। फितने को आपने कुछ और किसी और तरीके से डील करना है तो फिर आप इस पे काबू पाएंगे, सियासत नहीं है ये। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक तो जो सुनने वाले हैं उनका बहुत शुक्रिया, एक बड़ी तादाद में हमें सुन रही है। अपने अपने सिटीज का नाम जरूर लिखें ताकि हमें पता लगे आप कौन से मुल्क से लिख रहे हैं, कौन सी जगह से लिख रहे हैं। और जो लोग हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए वो भी जरूर करें, लेकिन अपने शहर का नाम जरूर लिखें। मैं देखना चाहता हूं कि कहां से लोग हमें देख रहे हैं। हारून साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम हारून साहब। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हारून साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਹੋ तो ਉੱਥੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ID ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। जिस तरह की ਤੁਹਾਡੀ बात इतना तो हक है हमारा सर। जी हमारी जो दुआएं भी आपके साथ हैं, इसमें बिल्कुल ऑलवेज है। हम चाहेंगे कि आप ये वक्त आए हम भी कह सकें। मुझे हारून साहब के हवाले से एक वाक्य का पता लगा, तो मैं यहाँ पर मतलब लोग कितने प्यार और मोहब्बत करने वाले होते हैं कि हारून साहब के पास 2013 के इलेक्शन के आगे पीछे करके शाह महमूद कुरैशी साहब तशरीफ लाए, तो उन्होंने मतलब जाहिर है कोई बड़े मेहरबान थे हारून साहब के, जिनके साथ वो तशरीफ लाए। हारून साहब पर बड़ी नेकियां थी जिनके वो साथ तशरीफ लाए थे, तो उन्होंने वोट डालने के लिए कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। तो हारून साहब ने वहां पर जो फलों वाली एक ट्रे पड़ी थी उसमें एक चाकू भी पड़ा हुआ था, वो उठा लिया और कहा जी ये चाकू ले ले और अंगूठा काट दें, ये अंगूठा लगेगा तो सिर्फ शेर पे लगेगा और किसी पे लगेगा। और इस चीज को शाह महमूद कुरैशी ने भी हमारी इत्तला के मुताबिक बड़ी अप्रिशिएट किया कि आप एक सच्चे कारकुन हैं, वो जिस जमात के भी हैं, आप हमें कह सकते थे लेकिन बाद में आप वोट जिसको मर्जी डालते। तो ऐसे जो दोस्त होते हैं, कारकुन होते हैं, पार्टी के वर्कर होते हैं, कायदीन से मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं, तो वो सरमाया होते हैं। तो हारून साहब उस दिन के लिए, उस वक्त के लिए आपको सलूट है सर, अल्लाह आपको सलामत रखे। हारून साहब आप ये बताएं कि अच्छा जी, जो दोस्त अभी लिखना शुरू हो गए हैं जी, मैं बिल्कुल यूएई से भी देख रहे हैं, फैसलाबाद से, लाहौर से, बर्मिंघम यूके से, एक बहुत बड़ी खारियां से, हाफजाबाद से, न्यूयॉर्क से, टोरंटो से, अपना प्लीज जरा साथ लिखते जाए। और अगर कोई सवाल करना चाहें, जो लोग हमें सुन रहे हैं बड़ी तादाद में, वो अपने अरशद परवेज साहब, राजा साहब से और हारून साहब से कुछ सवाल करना चाहें या मुझसे भी करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और हमारी बात से एग्री कर रहे हैं वो भी लिखें और डिसएग्री कर रहे हैं तो वो भी लिखें ताकि हमें पता लगे। हारून साहब, सुप्रीम कोर्ट के बगैर क्या ये मुमकिन है, अगर फर्ज किया कि तहरीके इंसाफ पर पाबंदी लगती है तो वो तो उड़ा के रख देंगे, वहां पे तो उनकी पूरी फील्डिंग लगी हुई है, तो क्या बगैर जो एतमाद में लिए हुए, एतमाद में तो लगता है अपनी पार्टी को नहीं लिया, अपनी पार्टी के लोग इस पर तनकीद करना शुरू हो गए हैं, अपनी इत्तेहादी हुकूमत के इत्तेहादियों को भी नहीं लिया, वो भी कह रहे हैं कि ये पाबंदी नहीं लगनी चाहिए या इस दौर में ये पाबंदी
तो आपको क्या लगता है कि ये तमाम चीजें मराहल तय करने के बाद ये बात बाहर निकाली है या बस आज फैसला हुआ और ये बात कर दी कि हम पाबंदी लगाने जा रहे हैं? देखिए संदेला साहब, सख्त बात करता हूं आपसे, ये एक जज्बाती फैसला है। ये फैसला कोई, इस पे कोई होमवर्क नहीं किया गया, और होमवर्क के बगैर संदेला साहब आपको कभी सक्सेस और कामयाबी मिल नहीं सकती। आपने बाउंसर मारा है, लग गया तो ठीक है, नहीं तो पीछे विकेट कीपर के पास चला जाएगा। तो बात यह है कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें सहाफी के सवाल का जवाब दिया। आपने कहा कि हमने इत्तेहादियों की मुशावरत के साथ ये फैसला किया है, और 2 से 3 घंटे के बाद एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी गू का शिकार हो गई, और उन्होंने खुलकर जनाब अताउल्लाह तारड़ के इस दावे की उन्होंने तायीद नहीं की सर। तो बात यह है कि इतना बड़ा फैसला और होमवर्क के बगैर, ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और संदेला साहब, मैं तो इसको किसी और तरीके से एनालाइज कर रहा हूं सर, मैं इसको किसी और तरीके से एनालाइज कर रहा हूं, और उस पर थोड़ी सी मेरे अपने सोचने का पॉलिटिकल वर्कर हूं कि शायद मुस्लिम लीग नवाज भी जो मौजूदा सिस्टम है उसमें किसी ऐसे रास्ते की तलाश में है कि वो वापस अपने बयानिए पे चली जाए, अपने वोटर से, सपोर्टर से और अपने वर्कर से रजू करे, और अपना पॉलिटिकल जो कैपिटल है उसको डैमेज होने से मजीद बचा ले सर। आज जैसे पीपल्स पार्टी ने अपनी सपोर्ट से विदड्रॉ किया है, आसिफ अली जरदारी ने 3-4 दिन पहले जो बयान दिया है, और जो अदालती मामलात हैं, संदेला साहब सख्त बात करने लगा हूं कि मुस्लिम लीग नवाज को शायद 2 या 3 माह के बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब का ये मशवरा याद आए कि मियां साहब आप हमारे साथ अपोजिशन में बैठें और वफाक में किसी और को हुकूमत करने दें। मौजूदा सिस्टम की जो कैपेसिटी है, जो क्रेडिबिलिटी है, संदेला साहब हो नहीं सकता कि मुश्किल तरीन फैसले आप करें, आप दोस्त मुमालिक को इन्वेस्टमेंट के लिए कायल करें, वो सरमायाकारी के लिए कमिटमेंट करें, पाकिस्तान के दौरे करें, और आप अपने सियासी कैपिटल को, अवाम को, पार्टी से मोहब्बत करने वालों को, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मोहब्बत करने वालों को आप शदीद नाराज करें, और फिर जब कोई मुश्किल वक्त आए, कोई मुश्किल फैसला आए, जिस पतली गली से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाकी बजट के हवाले से निकली है, तो संदेला साहब इंतहाई शर्मनाक किरदार था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। वो सदर पाकिस्तान बनी मुस्लिम लीग नवाज के वोटों से, सेनेट का चेयरमैन मुस्लिम लीग नवाज के वोटों से बना, और जब वफाकी बजट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जानती है कि पाकिस्तान किस कदर मजबूर है, या उसकी किस कदर मजबूरियां हैं कि वो IMF के बगैर सरवाइव नहीं कर सकता, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी उस मुश्किल वक्त में अपनी सियासत को बचाया है, और मुस्लिम लीग नवाज की सियासत को संदेला सब दागदार किया है। तो बात यह है कि मुश्किल फैसले करे मुस्लिम लीग नवाज, पूरी दुनिया भागे शहबाज शरीफ और अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट के लिए कायल करे, मौकफ प्रेजेंट करे, उन लोगों को यहां पर लेकर आए, और उसके बाद जो है पूरी की पूरी तनकीद, पूरी का पूरा कैपिटल लॉस करे मुस्लिम लीग नवाज। संदेला साहब, ये कोई इंसाफ नहीं है। मेरा ख्याल ये है कि संदेला साहब आने वाले दिनों में, बल्कि मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि मुस्लिम लीग नवाज बहुत सख्त प्रेशर है। जिन लोगों ने उस वक्त भी कहा था कि मियां साहब ये हुकूमत ना ले, उनका प्रेशर विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ता जा रहा है, और आपने अभी निशानदेही की है कि मुस्लिम लीग नवाज की सफों में से भी आवाज आना शुरू हो गई है कि ये पाबंदी लगाना कोई हल नहीं है, इससे तहरीक इंसाफ बेनिफिशियरी होगी। जिस तरह आपने मुकदमात कायम किए, फिर मुकदमात से बरी हुआ इमरान, और जो सनम जावेद वाला मामला है, और जो इद्दत में निकाह वाला भूने तरीके से आपने केस लड़ा है, इसका फायदा इमरान खान को है, तहरीक इंसाफ को है,
और ये पाबंदी वाले मामले का फैसला भी, इसका फायदा भी तहरीक इंसाफ को होगा, क्योंकि मौजूदा सिस्टम में कैपेसिटी नहीं है कि वो इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी पर पाबंदी आयद कर सके। बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी कुछ माजरत के साथ आप अपनी भी राय दें, लेकिन एक सवाल जो ना इसमें ऐड कर लें कि जो ये सारी सूरत हाल बन रही है, फ्यूचर क्या आप देखते हैं कि अगर फाइट करती है PMLN और पार्लियामेंट में से फाइट करती है और उसकी सादा अक्सरियत भी नहीं है, तो फिर क्या सूरत हाल होगी? क्या इसका बर्डन नून लीग के ऊपर ही आ जाएगा और सियासत डैमेज होगी, या कुछ और सूरत हाल बनेगी? क्या कहते हैं आप? मेरा भी सवाल ऐड करें, मेरा सवाल ऐड करें कि अगर ये पाबंदी लग जाती है या नहीं लगाई जा सकती, तो इसकी कीमत कौन सी पॉलिटिकल पार्टी अदा करेगी सर? ये जो नाकामी होगी और उस नाकामी के बाद जो तहरीक इंसाफ को मोर पावर मिलेगी, तो उसकी कास्ट कौन पे करेगा? क्योंकि हाफिज साहब तो शायद साल सवा साल चले जाएं, वो खुद कहें कि यार मैं कोई एक्सटेंशन नहीं लेनी, मेहरबानी करो, तुसी करो, तुसी जानो, तोड़ा सिस्टम जाने, तो फिर इसकी कीमत कौन पे करेगा सर? मैं सुनने वालों से ये दरखास्त करूंगा, जरा ये जो एक सवाल किया जाता है, अभी यहाँ पर एक सवाल हुआ भी है, 2-4 कमेंट भी आए हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाने की बड़ी गलती की है। तो जो मेरे सुनने वाले हैं इस वक्त, एक बड़ी तादाद में हमें लोग सुन रहे हैं, इनसे मैं गुजारिश ये करूंगा कि ये कमेंट करके बताएं, क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाने की गलती की है, और क्या ये आगे कंटिन्यू रहनी चाहिए या इसका कोई दूसरा हल निकालना चाहिए? आसिफ अली जरदारी के बयान के बाद इसका कमेंट जरूर करें, तो फिर आपके कमेंट को हम लोग शो भी करेंगे और लोगों को भी दिखाएंगे। देखिए, ये मेरा जाती ख्याल ये है कि अरशद परवेज साहब, एक तो ये जो आपका सवाल भी था कि जिम्मेदार कौन होगा, हारून साहब का भी कि जिम्मेदार कौन होगा। देखिए, इस हकीकत को हमें मान लेना चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक जैसे कहते हैं ना कि जब भी एस्टेब्लिशमेंट कोई जमात बनाती थी ना, वो चाहे काफ लीग हो, चाहे वो कोई और जमात हो, ये शुरू से सिलसिला चलता रहता था कि एक आध इलेक्शन के लिए कोई जमात बनाते थे, वो इलेक्शन जिताकर अपना वो टाइम निकाल कर वो जमात एक हिस्ट्री बन जाती थी, तारीख बन जाती थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो वाला जो एक एस्टेब्लिशमेंट की बनाई हुई जमात को बाद में 0-0 कर देने वाला अपने ही हाथों से, बचपन में आप लोगों ने रेत से ऐसे पैरों के ऊपर मिट्टी रख के घर बनाए होंगे जो बाद में हम लोग तोड़ भी देते थे। लेकिन ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान साहब थोड़े डिफरेंट टाइप थे। उन्होंने वो वाला जो एस्टेब्लिशमेंट का तजर्बा था ना, उसको नहीं माना कि आपका काम खत्म हो गया या आपने हमें बनाया तो अब हम अपने घरों को वापस चले जाए। वो पूरी मुजाहमत की है। इमरान खान साहब ने निकलने के बाद वो जो डायरी लेके निकले थे, उसमें जो नोट लिख के निकले थे, उसमें यही था कि अब जाके मैंने खेलना कैसे। उन्होंने पूरा मुकम्मल खेला, झूठ बोला, सच बोला, सुबह शाम बोला, खामोश नहीं रहे, झूठे थे ना, उन्होंने कोई डिलीवर किया था ना, घर बनाया ना, रोटी रोजी दी लोगों को, बल्कि कहा कि मैं टमाटर के प्राइस, सब कुछ उन्होंने ब्लंडर किए थे। लेकिन इसके बावजूद आकर उन्होंने आकर सुबह शाम झूठ बोल बोलकर, उनको अगर गोली का लगा जी गोली लग गई है तो वो टांग पर पत्थर चढ़ा लिया। इसके अलावा उन्होंने रात कोई फिल्म देखी, सुबह कोई ख्वाब देखा, उसको अपने वीलॉग में बयान करके एक लोगों की बड़ी तादाद अपने साथ लगा ली। ये हकीकत तो मेरे ख्याल में सारे के सारे आप लोग मानते हैं कि इमरान खान साहब के साथ वो भटके हुए हैं, वो फितने के साथ हैं, आप कोई भी अल्फाज दे लें, लेकिन एक बड़ी तादाद इमरान खान साहब के साथ है। और ये 2024 के इलेक्शन में आपने देखा भी है, बल्ले का निशान खींचा गया, उसके बावजूद उनको वोट पड़े। अब ये वोट उनको पड़े हैं या किसी ने वोट पड़वा दिए हैं, अब हमें नहीं पता, लेकिन वोट पड़े। इस वक्त इसमें भी कोई शक नहीं है कि वो लार्जेस्ट पार्टी पाकिस्तान के इस इलेक्शन में, ये हकीकत है ना, मेरे मानने या ना मानने से क्या होगा, लेकिन ईमानदारी यही है कि लार्जेस्ट पार्टी है, सबसे ज्यादा सीटें लेने वाली जो पार्टी है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। या तो अगर आपने पाबंदी लगानी थी तो उस वक्त लगाते जब उसने ये जुर्म किया था, जब उसका जुर्म हर जगह पे आपने साबित कर दिया कि जुर्म नहीं किया। 9 मई अगर कोई हकीकत थी, अगर 9 मई हुआ था तो एक साल में अब तक 9 मई पे क्या हुआ है? कोई फैसला तो नहीं हुआ ना किसी भी बंदे को ऑफिशियली 9 मई पे। चले आपने गुजरांवाला में कुछ चंद लोगों को सजा सुना दी, ठीक है, शाह महमूद कुरैशी साहब भी 9 मई के केस में अंदर पड़े हुए हैं, इमरान खान साहब भी 9 मई के केस में अंदर पड़े हुए हैं, आलिया हमजा पड़ी हुई है। ये जो सनम जो सबसे बड़ी मुजरम है, जिसकी वीडियो की वजह से बहुत सारे शहरों में निकल कर लोगों ने, इसकी जो ऑडियो वीडियो थी ना, ये जो गालियां निकाल रही थी, ये लोगों को गैरत दिला रही थी, लोगों को बता रही थी कि मैं औरत होकर इमरान खान के निकल आई हूं तो आप लोग अंदर घर के बैठे हुए चूड़ियां पहन लो। उसकी वजह से बहुत सारे लोग हैं। तो ये तमाम चीजों को अगर देखें
तो जो बनता था वो किया नहीं गया। अब ये एक बहुत बड़ा मसला बन गया हुआ है। अगर आप ये कहेंगे कि आप अकेले उठे और आप 4 बंदों को लेकर साथ में बैठे और 4 बंदे बैठकर ये बात का फैसला कर ले, या कहीं लिखा लिखाया आपको फैसला आ जाए कि आपने तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने आई, तो ये हैपन बड़ी मुश्किल होगी। ये वाला जो है ना हजम करना नामुमकिन हो जाएगा। होगा क्या अगर ये पाबंदी लग जाती है, तो आपको क्या लगता है कि ये पाबंदी रह पाएगी? पहली बात, सुप्रीम कोर्ट इसको दिनों में उड़ा के वो मारेगी। दूसरी बात, जब आप कर्जा लेने जाएंगे, जब आप वर्ल्ड बैंक के पास जाएंगे, जब आप IMF के पास जाएंगे, जब आप यूरोपियन यूनियन के पास जाएंगे, जब किसी ट्रेड करने जाएंगे, तो फिर आपके साथ बात कौन करेगा? क्योंकि आपने अपने मुल्क में एक सियासी पार्टी, जो एक बहुत बड़ी हकीकत है, जो सबसे ज्यादा वोट लेकर आई है, जिसका आपने उस वक्त सफाया नहीं किया जिस वक्त करना था, तो लोग आपसे सवाल करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये हैपन होगी ही नहीं, ये होने नहीं जा रही। लेकिन अगर ये हो जाए तो मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा, मेरे से ज्यादा खुशी किसी बात की नहीं होगी कि इमरान खान की पार्टी बैन हो गई है और इमरान खान की पार्टी के किसी MNA MPA को पाकिस्तान की सियासत में किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से सियासत करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। इस जमात से किसी भी बंदे को, अगर आपने वाकई करना है, तो इस जमात के किसी भी बंदे को, उस बंदे के, उसके घर के किसी दूसरे फर्द को भी, कि अगर हस्बैंड पे पाबंदी लगी है तो बीवी इलेक्शन लड़ ले ना, उस पूरी खानदान से किसी को इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। फिर ये हैपन हो सकती है। लेकिन ऐसा कौन करेगा इस मुल्क में? ऐसा कौन करेगा इस मुल्क में? संदेला साहब, जो रियासत 9 मई के बाद मुसलसल 1 साल से जायद हो गए हैं, इंसाफ मांग रही है, रियासत इंसाफ मांग रही है, उस रियासत में ये कैसे मुमकिन है सर? बिल्कुल ये कैसे, हाउ इट इज पॉसिबल? तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि यहां पर भी कहीं हुकूमत को शर्मिंदगी ना उठानी पड़े, यहां पे भी हुकूमत को कोई बैकफायर ना कर जाए, तो इसलिए मुमकिन नहीं है। दूसरा सवाल जो आपका, इसमें जरा मुझे एक दीजिएगा। मेरी देखें, इस वक्त जो सिचुएशन है ना, हमें ये बात सोचनी पड़ेगी। इमरान खान साहब किसी भी वक्त, किसी भी लम्हे, वो मुसलसल कोशिश में है हाफिज साहब के साथ, या अगर हाफिज साहब ना रहे, उसके बाद कोई दूसरा आ गया, तो उनके साथ अगर इमरान खान साहब की सुलह हो जाती है, डेफिनेटली ये सियासत है ना, ये मतलब कि हैपन तो हो सकती है ना, कभी भी हो सकती है। हो सकता है हाफिज साहब के साथ ही हो जाए, हो सकता है जजों की तरफ से हाफिज साहब को, इस हुकूमत को वहां पर लाकर खड़ा कर दिया जाए कि उनको इमरान खान से सुलह करनी पड़े, आपके पास चारा ही कोई ना हो। इमरान खान को इतनी बड़ा ताकत बना दिया जाए जजों की तरफ से, इमरान खान को इतनी बड़ी पावर बना दी जाए कि इमरान खान किसी जगह पे आप उसका कुछ कर ही नहीं सकते सिवाय आपको मुज़ाकरात में। अच्छा, अगर ऐसा कुछ हो गया ना, तो इमरान खान में पैरों में पड़ जाना है, उनके पैरों में पड़ के माफी मांगकर उनके साथ खड़ा हो जाना है। और उसका टारगेट कौन होगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा? जो हारून साहब कह रहे हैं, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होगी, ना JUI होगी, ना ANP होगी, उसका टारगेट होगा सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग नून नवाज। और मुस्लिम लीग नून नवाज में टारगेट कौन होगा? नवाज शरीफ और खान नवाज शरीफ का खानदान। और जो इमरान खान अभी अंदर बैठकर जो बकौल उसके, वो उसके ऊपर जुल्म किए जा रहे हैं, उसकी बीवी के ऊपर जुल्म किए जा रहे हैं, उसके वर्करों के ऊपर जुल्म किए जा रहे हैं, तो उसका बदला वो एस्टेब्लिशमेंट से नहीं लेगा, उसका बदला वो अदालतों से नहीं लेगा, उसका बदला वो किसी दूसरी सियासी जमात से नहीं लेगा, उसका बदला वो सिर्फ और सिर्फ नून लीग से लेगा। तो इसलिए आज जो भी नून लीग करने जा रही है, वो ये बात ज़हन में रखे कि 2, 2.5 साल, 3 साल के बाद या 5 साल के बाद इमरान खान की बारी आनी ही आनी है। उसकी रीजन ये है कि आप उसको खत्म नहीं कर सकते, और अगर आपने खत्म करनी थी तो राजा साहब वाली बात है, ये 9 मई के होने के ठीक 2-4 हफ्ते बाद आप खत्म कर सकते थे। अब ये बात आपके हाथों से बहुत आगे निकल चुकी हुई। आपकी ख्वाहिश हो सकती है कि इमरान खान की पार्टी खत्म की जाए, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत मुश्किल काम होगा। अच्छा, इसमें एक ना पैटर्न और भी है, उस पर हम अगले सेगमेंट में गुफ्तगू कर सकते हैं, अगले प्रोग्राम में भी गुफ्तगू कर सकते हैं। आपके रिसेंटली कुछ साल पहले, राजा साहब मुझे याद है, मैं इसी जगह पे बैठा था, बल्कि ड्राइंग रूम के दूसरे हिस्से में बैठा था, टीवी देख रहा था सोना जाने से पहले को, रात को 10, 10:30, 11 बजे, तो टीवी की स्क्रीनों पर ना एक चीज चलनी शुरू हो गई। मैंने चैनल चेंज किया, CNN BBC, तो तुर्की की सड़कों पर ट्रक, वो अपने आपके जो टैंक है वो चलते नजर आ रहे थे कि तुर्की में बगावत हो गई है। कुछ छोटी बात नहीं थी, तुर्की में, दुनिया का बेहतरीन मुल्क, दुनिया का पूरे यूरोपियन यूनियन को टक्कर देने वाला, उस मुल्क में बगावत हो गई है, फौजी बगावत हो गई है। अब ये देखें कि वो कौन सा ऐसा तरीकाकार था कि वो जो बगावत करने वाला अमेरिका में बैठा हुआ था, या उस फौज के अंदर जो जर्नैल थे, वो जो उस हुकूमत के अंदर ब्यूरोक्रेट बैठे हुए थे, वो जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट थे उस वक्त की तुर्की की हुकूमत में, ये 4-5 लोगों का खात्मा कैसे किया गया कि उसके बाद उसका हमने किसी जगह पे नाम भी नहीं सुना। पाकिस्तान में पाक तुर्क नाम से एक स्कूल का सिस्टम है, आप लोगों को पता होगा। पाक तुर्क नाम का सिस्टम है, वो उसी बंदे का था जो अमेरिका से बैठ के सब कुछ करवा रहा था।
इवन पाकिस्तान के अंदर भी और पूरी दुनिया में जहां पर भी उस पार्टी की कोई भी जगह था, वो स्कूल था, वो कोई रफाई अदारा था, वो तुर्की की हुकूमत ने अपने अंडर ले लिया था और उसको बेबस कर दिया था। ये वाला वो पैटर्न था। अगर आपने किसी पर काबू पाना हो, लेकिन बड़ी बदकिस्मती है, हमारे वाले इतने जोगे होते या हमारे वाले इतने जोगे हो तो फिर ये पाया जा सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता। लेकिन ये रिसेंटली कुछ साल पहले ये तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने साबित किया कि उन्होंने उस बंदे का नामो निशान, जाहिर है वो वापस आएगा, वो ऐसा नहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन फिलहाल उसको काबू कर लिया था। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा होता हुआ मुझे दिखाई नहीं दे रहा। और फिर ये आप एक बात और भी मान लेना, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें एक तरफ और इमरान खान एक तरफ, उन तमाम की तकरीर देख लें, उन तमाम के इंटरनेशनल मीडिया के इंटरव्यू देख लें, उन तमाम इंटरनेशनल अखबारों में उनके मज़ामीन देख लें, उनके वर्करों के साथ कनेक्शन देख लें, उन लोगों को जो लोग उनके साथ चल रहे हैं उनको देख लें। सर, इमरान खान की कामयाबी तो ये तो देखें कि वो सुबह उठ के 2 काम करता था। किन लोगों से मिलता था बताएं मुझे जरा? क्या वो अपने वजीरों से मिलता था? नहीं मिलता था। वो किससे मिलता था? वो डिजिटल मीडिया वालों से मिलता था और अपने तर्जमानों से मिलता था, और डेली मिलता था। और मतलब ये भी तो एक है ना। बट चले अब आगे चलते हैं, मेरे ख्याल में काफी टाइम ले लिया आज मैंने आप लोगों का। अच्छा जरा आ जाए जी अपना अगले, ये जो सियासी पार्टियां दूसरी हैं, ये भी अब साथ है। ये जो लेके चले गए जी, सुप्रीम कोर्ट में लेके चले गए, नवाज शरीफ साहब इसमें पिटिशनर बन गए। ये जो सीटें देने वाला मामला है कि जिसमें इमरान खान साहब की पार्टी जो है वो बिल्कुल, मेरे ख्याल में उन्होंने किस जगह पे ना कोई दरखास्त दी थी, उनके जो वकला है वो जो डिबेट कर रहे थे, जो अपने दलाइल दे रहे थे, वो तहरीके जो सुन्नी तहा था उसके लिए दे रहे थे, अचानक उठा के दे दी गई है अपना पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को। तो अब मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो पिटिशनर बन के अदालत जा रहे हैं। इसमें क्या होने जा रहा है? उन्हीं अदालतों से, उन्हीं जजों से, जिन 8 जजों ने ये ऑलरेडी सीटें उठाकर दे दी हैं, उनसे आपको फैसला तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है? अरशद परवेज साहब? नहीं सर, बिल्कुल तब्दील होता नहीं नजर आ रहा, बल्कि हो सकता है कि जो जैसे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ जब पनामा के मामले में रिव्यू में गए थे तो सजा को बढ़ा दिया गया था। तो हो सकता है कि जो 8 रुकनी जो बेंच है ना, वो ये कहे कि 25-30 सीटें जो PMLN की हैं वो भी जो है ना PTI में शिफ्ट कर दी जाएं, बल्कि 25 के अलावा जो है ना 10 PMLN की मजीद निकाल के 5 इंडिया को दे दी जाए और 5 अफगानिस्तान को दे दी जाए। ये फैसला भी मतलब मुतवक्को है। ये इन्होंने किसी आइन और कानून को नहीं देखा। ये बात तो मतलब बिल्कुल आप पत्थर पर लकीर कह लें, पीछे बहुत बड़ा मादे का जो है ना मामला बिल्कुल सामने मौजूद है। एक बात। दूसरी बात देखें, ये जो बात कर रहे हैं ना, वो वक्त मुनासिब था, ये वक्त मुनासिब नहीं था। दोनों वक्त में जो थे ना, जो इख्तियार जबरदस्ती या खुशी से, वो शहबाज शरीफ साहब के हाथ में था। और शहबाज शरीफ साहब की सरिश्त में ना ये फाइट नहीं है, उनकी सरिश्त में एडमिनिस्ट्रेशन है, पूछना, काम करना, काम करवाना, इस चीज के वो एक्सपर्ट है। देखें, आज भी आप जानते हैं कि ये मामला कैसे हुआ है। जरदारी साहब की मुशावरत के साथ इन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, जरदारी साहब पीछे हट गए, यानी कि जलील करवा दिया किसको? PMLN को। और एक नहीं, मैं 10 मिसालें दे सकता हूं। मेरी बिल्कुल खुली और वाजे जो है ना मौकफ मौजूद है कि जितना PTI को फैसिलिटेट करती है ये नेटवर्क, उतना ही फैसिलिटेट वो पीपल्स पार्टी को करती है। 2013 का इलेक्शन देख लें, 18 का देख लें, 24 का देख लें, वो PTV जो पीपल्स पार्टी है और जो PTI है, दोनों से मोहब्बत उनकी ना यकसा, और दोनों ने मिलकर जो है ना वो नवाज शरीफ का शिकार किया। शहबाज शरीफ साहब से मेरी हमेशा क्यों मैं बात करता हूँ, इसलिए कि उनका अमल वाजे है। एक बात। दूसरी बात देखें, अगर आज हमें ये पता लगता कि 8 जजेस के खिलाफ रेफरेंस से पहले पार्लियामेंट से करारदाद आ गई और रेफरेंस भी चला गया और फिर इसके रिव्यू में भी चले गए हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं इन्होंने रिव्यू में सब कुछ बदल के रख देना था। इंतहाई लालची हैं, लेकिन वो ये जानते हैं कि शहबाज शरीफ साहब किस चक्कर में हैं और नवाज शरीफ साहब अभी मरी में जाके बैठे हुए हैं। इससे पहले कि वो सोचे और एक्शन करें, शहबाज शरीफ साहब एक्सपर्ट है कि मैंने क्या क्या इतलात देनी है, इसलिए कि उनके पास वो जो वजारत उज़्मा की कुंजी है ना, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है PMLN कमजोर रहे।
अदरवाइज तो जो है उनके हाथ से ये चीज निकलती है और ये चीज उनके दिमाग में डाली गई है और उसके ऊपर वो अमल पैरा है। सर इतनी जलालत, इतनी आप कह लें कि मेरे पास वो गंदे अल्फाज नहीं जो इस वक्त में पूरी पीएमएलएन के उन कारकुनान ने, जिनमें एमएनएज, एमपीएज, आम कारकुन, सोशल मीडिया पे वर्क करने वाला जो उठाई है, पूछने वाला कोई नहीं है। सर कौन जिम्मेदार है, बताएं आप। बिल्कुल ठीक है राजा साहब, आप जरा ये फरमा देंगे ये जो फैसला आया है, आप इसकी थी आपको, जाहिर है आप खुद भी बातें करते रहे, खुद भी अपना क्लिप्स करते रहे, मुख्तलिफ प्रोग्राम में भी जाते रहे और आप लोगों को सुनते भी रहे, आपके जो 2, 4, 10 लोगों को आप सुनते हैं बड़े शौक से, वहां पर भी किसी जगह पर ये चीज थी कि ये सीटें जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चली जाएंगी? आपने किसी जगह पे सुना या आपके ज़हन में ये बात थी, सुन्नी इत्तेहाद या फिर हुकूमती इत्तेहाद? देखिए बात यह है कि सलमान अकरम राजा से तो आई थिंक चीफ जस्टिस साहब ने खुद पूछा था कि क्या आप चाहते हैं कि ये सीटें पीटीआई को दे दी जाए, तो उसने कहा जी कि नहीं, मैं सुन्नी इत्तेहाद नहीं, सुन्नी इत्तेहाद नहीं, पीटीआई नहीं जी। उन्होंने कहा था कि सलमान अकरम राजा के एंडिंग उन्होंने कहा जी कि पीटीआई उसको सुन्नी इत्तेहाद की बनती है, सुन्नी इत्तेहाद की बनती है। तो ये तो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था ना। और जैसे मैंने पहले मिसाल दी थी कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है और आप ट्रॉफी जो है वो अफगानिस्तान को दे दें, तो इन्होंने तो इंतहाई गैर कानूनी जो है वो इकदाम किया। और इस पे पार्लियामेंट का ये काम है ना कि वो कुछ करे। अगर पार्लियामेंट जो है वो कुछ नहीं करेगी तो फिर जाहिर है फिर नतीजा तो आपको खुद भुगतना पड़ेगा। तो आई डोंट नो कि उसमें क्या मजबूरी है। और फिर आजम नसीर तारड़ साहब को भी क्रेडिट देना चाहिए कि जो हीरे ढूंढ के लाते हैं सुप्रीम कोर्ट में और जिनके खमियाजे आज हम भुगत रहे हैं, तो ये सारे लाइक जितने भी किरदार हैं ये हमें कम से कम अपने जहन में रखना चाहिए कि जो है ना, अभी देखें ना, अगर ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत होती तो उन्होंने अटॉर्नी जनरल जो है वो लगा देना था। आपके दोस्त हैं, क्या नाम है उनका, इरफान कादर साहब, ठीक है ना। क्यों पीपल्स पार्टी नेशनल इंटरेस्ट पे और अपने इंटरेस्ट पे किसी सूरत कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, वो डट जाते हैं। अब मैं वो लफ्ज समझ रहे हैं ना, मैं बोलना चाह रहा हूँ जी समझ ना मेरे हाथ समझ गया। उनमें कुछ जोर है साडे। मैं की कमा यार, मेरा दिल तो करता है कि इससे वास्ते कहते ना कि कश्मीरी जेडे ना चौल तो दाल ही खाना वो उन्होंने चीज़ों नाल इंटरेस्ट होंदा, वो भार पाने वाले नहीं है। सो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। और भार उस वक्त पांदे ना जिसले वक्त गुजर जाता है। अज भी मैं तुहाडे नाल वीलाग मैं शेयर किया उसका बिलाल गौरी का, उसका जरा सुने। उन्हें क्या मुशर्रफ नूं घसुन मारने का उस वक्त सी जरा टाइम सी, तुसी घसुन मारिया 12 अक्तूबर नूं जला वक्त गुजर गया सी, और फिर तुहानू अपने मुंह दिखाना पिया। सो ये चीज़ां ने कि यू नो लाइक 9 मई भी अब वही है ना, 9 मई भी वही है ना, वक्त गुजर गया अब घसुन। एग्जैक्टली वो गुजर गया है ना, तो अब उसको जो है ना, हालांकि फॉरेन फंडिंग केस जो है परफेक्ट केस जी 9 मई साइफर 9 मई, हाँ जी 9 मई परफेक्ट केस, साइफर परफेक्ट केस, इन्ने केस हैं। तो मैं हुण फिर अपने मुंह तो किस तरह मैं देखो ना, बड़ा सबर करना पैंदा है। कंट्रोल वरना जिस तरह असी कल ख्वाजा साद रफीक नूं सुनाइयां ना हल्कियां फुल्कियां बनदियां ने जी, और साद रफीक नूं भी कोई शर्म नहीं आई, उन्हें आके माफी नहीं मंगी, और उस कुड़ी उन्हें लितर ला के साद रफीक के मुंह ते मारे है। नहीं ये सख्त अल्फाज है मेरे ख्याल में। नहीं तो नहीं लगा तो दसो नहीं करने चाहिए। आप मुनासिब अल्फाज में राजा साहब, आप ऐसा नहीं है, आप मुनासिब अल्फाज में आप मुनासिब अल्फाज में करें, आपका हक है, राइट है। सोशल मीडिया पे ख्वाजा साहब से 2 तरह की तनकीद हो रही है। एक वो तनकीद हो रही है जो मैं आपको भेज सकता हूँ, मगर सुना ना, जिसने मतलब मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, आपको ठंडा कर लूं मैं, ताकि आपके मुंह से कोई और अल्फाज ना निकले।
मैंने भी उसको रीट्वीट किया है, मैंने उसको रीट्वीट ये किया है जहां आपने वो शेयर करा होगा। इसीलिए तो मैं कह संदेला साहब विद द ड्यू रिस्पेक्ट देखे ना, मैं इसीलिए आपको भी तनकीद करता हूं कि डोंट ट्राई टू बी अ सॉफ्ट पर्सन। सर वी आर नॉट अ सॉफ्ट पर्सन, लेकिन सॉफ्ट होंदा है ओदी बार-बार मैं फिर मेरे को ना कढो। देखो गल है राय साहब ਤੁਸੀਂ ਸਖਤ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਖਤ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲਿਆ? ਮੈਂ ਦੇਰ ਸੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਕੀ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲਿਆ? ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਕੇ ਨਾ ਫੈਜ਼ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਕਿੱਥੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਰੀ ਲੋਕਾਂ ਮੈਸੇਜ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ। ਸਰ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਟਵੀਟ ਪੜੋ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਮਰੀਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਉਸੇ ਹੀ ਉਹ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਦ ਰਫੀਕ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਲੜਕੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੜ੍ਹੇ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੁਣ। ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸਾਦ ਰਫੀਕ ਦਾ ਟਵੀਟ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਟਵੀਟ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 7 ਦਫਾ ਫੜ ਕੇ ਤੇ 7 ਦਫਾ ਫੜ ਕੇ ਛੱਡਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਬਾਲਾਂ ਕੋ ਪਵੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੇਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫੜਨਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅਰਜ਼ੇ ਵੇ ਨਾ ਅਰਜ਼ੇ ਤੇ ਉਹੀ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ। ਸਾਦ ਰਫੀਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਦ ਰਫੀਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਸਾਦ ਰਫੀਕ ਨਾ ਐਮਐਲਏ ਨਾ ਐਮਪੀ ਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੰਦੇਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ? ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਸਰ ਉਹ ਜਵਾਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੜਿਆ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਰ ਸੁਣੋ ਕਿ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ? ਉਹਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, खुल कर बोले, कहें कि नवाज की ज़हनी मरीज बेटी अदारों को इस्तेमाल करना बंद करे और इदारे भी इस्तेमाल होना बंद हो जाती मवाद एक्सचेंज की। मतलब मरियम नूं ज़हनी मरीजा कहो तो वो बुरी गल नहीं है, मगर ਜਿਹੜਾ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਜੇ? ਮੈਂ ਕਾਹਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਲਟਾ ਖਾਦਾ ਸਾਦ ਰਫੀਕ ਨੂੰ ਬਜਾਏ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ज़हनी ਮਰੀਜ਼ਾ ਕਿਹਾ, ਜਿੰਨੇ ज़हनी ਮਰੀਜ਼ਾ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਦ ਰਫੀਕ ਜੀ ਅੱਬੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਦ ਰਫੀਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੰਨੇ ज़हनी ਮਰੀਜ਼ਾ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਦ ਰਫੀਕ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਦ ਰਫੀਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਮਾਲ ਹੈ ਯਾਰ। ਸਾਦ ਰਫੀਕ ਨੇ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਦਫਾ ਫੜੀਚਾ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਗਿਆ, 7 ਦਫਾ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤੜਪ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮਰੀਮ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਵੋ ਨਾ ਸਰ, ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਵੋ ਨਾ ਸਰ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਵੀ ਸੁਣੋ ਨਾ। संदेला साहब एक मां के दो बेटे। ये है ਮੁਸ਼ਰਫ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਗਵਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ, ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇ ਉਸ ਬੱਚੀ ਤੇ ਕੇਸ ਬਣਾਓ, ਜਾਂ ਉਸ ਬੱਚੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੇ ਟੰਗੋ, ਜਾਂ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ 9 ਮਈ ਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ देखो हर बंदे दी एक अपनी आवाज है, हर बंदे दा एक अपनी दिमाग है, राजे रजाक दियां गालां तो डर के, राजे रजाक दियां गालां तो डर के अगर मैं ट्वीट ना करा तो फिर मैं ट्विटर हैंडल बंद कर दियां। एक ही गल हुई कि मैनू ये डर है कि रजाक गालां कटेगा, कि मैनू मेरे प्यो दा होण दा ताना देगा कि अगर मैं प्यो दा मैं माफी मंगा। मैं तो एक छोटा जिहा ट्विटर ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਮੇਰਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਖਾਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਡਰ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਬ ਲਵਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲਵੋ। ਉਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੇ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇਖੋ 7 ਦਫਾ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਛੱਡਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਯਾਰ ਪਤਾ ਕਰੋ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੁੜੀ ਦੀਆਂ जेड़े उन्हें ट्वीट उन्हें क्या सी, और उन्हें क्या कुत्ती के बच्चों अब देखते हैं, तो फिर अब देखते हैं तुमने किस फिर छड़ दिता उन्होंने, फिर की कीता उन्होंने? जिन्हां नूं गालां कड्डियां ने, जिन्हां नूं गालां ने की कर लिया ओदा दसो? नहीं फिर नहीं तुसी मतलब फाइल आंदे ना, गालां कड्डियां सन एवें हो जानन। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਨੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਮੁਕਣੀ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਜ਼ਿਹਨੀ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੇ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਕੀਤਾ ਇਸ ਵਕਤ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਫਾ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ,
ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉਸ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਦੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਾਵੇ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਫ੍ਰਿਜ 'ਚ ਗੋਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਾ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਲੱਸੀ ਪੀ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਤਗੜਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ। ਉਹ ਤਗੜੇ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਕੂਮਤੀ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਯਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦਾ ਯਾਰ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਅੱਜ ਹੁਣ 15 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ, ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਖਾਜਾ ਸਾਦ ਰਫੀਕ ਨੇ 7 ਦਫਾ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਵੀ, ਇਸ ਪਿਓ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਚੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵਾਂ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੈਦ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਕਰ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ? ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਵੇ, ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ, ਪਿਓ ਦਾ ਤਾਨਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਤੂੰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਘਬਰਾ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਘਬਰਾ ਕੇ, ਅਰਸ਼ਦ ਕੋਲੋਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਟਵੀਟ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਐਂਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਗੇ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਸੋਚੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਦ ਰਫੀਕ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ, ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਸੋਇਆ, ਉਹ ਰਾਜਾ ਰਜ਼ਾਕ ਕੋਲ ਡਰ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਨੇ ਆ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਗਲਤ ਸਮਝਣਾ ਵਾ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਨਹੀਂ ਆਓ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਜ਼ਰਾ। ਸਾਡਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਨਾ, ਉਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦਿਓ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਟੰਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲ ਕਿਸ ਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਡੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ੇਨ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇਵੇ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਇਹੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਭਜਨ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਇਹ 4 ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ। ख्वाजा साहब मैं माफी चाहना जनाब, माफी चाहना, मगर साडे भी जज्बात इस वजह तो जरा इंज होए ने, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਲੈਟ ਡਾਊਨ ਕਰੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ 4 ਟਵੀਟਾਂ, 5 ਟਵੀਟਾਂ, 10 ਟਵੀਟਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਭੇਜਾਂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਸੂਰਤ ਤਨਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲਾਂ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਨੇਕੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੇਨਸਲੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਨੇਕੀ ਕਰ ਕਿਤੇ ਤਨਕੀਦ ਕੀਤੀ ਮੈਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ ਸਰ, ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ੇਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਔਰ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਟਵੀਟ ਪੜੋ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਥ੍ਰੈਡ ਹੈ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਡਾਕਟਰ ਫਰਹਾਨ ਵਿਰਕ ਦਾ, ਜਰਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਣਾ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵੇਵ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੌਫਟ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਚੀਵ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਚੀਵ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਰੂਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? हारून साहब बड़ा बर्दाश्त कर रहे हैं, बड़ा वेट भी कर रहे हैं। वो पता नहीं ठंड च बैठे रहे, गर्मी च बैठे रहे, गर्मी बहुत सख्त है। हारून साहब, ये जो अभी सवाल यही चल रहा था, कुछ सीटें लेके जा रहे हैं, ये जो सीटों वाला मामला दोबारा लेके जा रहे हैं, मतलब इससे कुछ अचीव होगा या नहीं होगा? मतलब कुछ जिन 8 जजों ने पहले ऑलरेडी फैसला दे दिया है कि अपना फैसला तब्दील कर सकते हैं, आप कोई नई ऐसी चीजें लेके आ जाएंगे या कोई ऐसे सबूत या कोई ऐसी दलीलें या कोई ऐसा लगता है आपको कुछ तब्दीली होगी उसमें फैसले में? संदेला से बात यह है कि मेरी तखलीक के बाद अल्लाह पाक का सबसे बड़ा मुझ पे इनाम यह है कि मैं आजादी के साथ अपनी राय का इजहार कर सकूं, और मैं इसको अल्लाह पाक की सबसे बड़ी ब्लेसिंग समझता हूं। और दुनिया जहान की, जमीन और आसमान की जितनी नेमतें हैं, मैं उससे बड़ी नेमत सफर करता हूं कि मैं आज आपके सामने खुल के बात करता हूं कि ख्वाजा साद रफीक समेत हर पाकिस्तानी का, रूए जमीन पे बसने वाले हर शख्स का ये बुनियादी राइट है कि वो अपनी राय का इजहार कर सके। किसी को ये राइट नहीं है कि वो किसी जोर पे अपनी राय को, उसकी राय पे मुसल्लत करे या उसकी आवाज को दबा दे। ख्वाजा साद रफीक साहब का मफहूम ये था कि यार ये ड्रामेबाजी बंद करो, इसको मजीद लीडर मत बनाओ,
अगर इसको गिरफ्तार रखना है तो अच्छे तरीके से मुकदमा चलाओ, वरना इसको इसके घर जाने दो। और जो साद रफीक साहब का ट्वीट था उसकी तायीद आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हो गई और उसको वक्ती तौर पर रिहाई भी मिल गई। एक तो मेरा ये मौकफ है। मैं तो संदेला साहब कभी मैं सब कुछ छोड़ सकता हूं, लेकिन मैं अपनी जो ज़हनी आजादी है और जो मेरी राय है, मैं अभी प्रोग्राम के पहले हिस्से में भी जो बात मैं समझता हूं वो मैंने खुल के आपसे की है। नंबर 2 बात ये है कि ये जो मखसूस नशिस्तों के केस के हवाले से जो फैसला है ये एक नाजायज फैसला है और ये एक सियासी फैसला है। संदेला साहब ये एक पॉपुलर फैसला है और मैं आपको ये अपने विजदान से आपको कह रहा हूं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जो वोट को इज्जत दो की तहरीक थी या मुझे क्यों निकला, उसका जरिया भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बनी थी। और अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अपने बयानिए पर वापस जाएगा और दोबारा अवाम से रुजू करेगा, उसका जरिया भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला बन चुका है। आपको खबर दे रहा हूं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का इस केस में फरीक बनना ये जाहिर करता है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जो 40 साल इस मुल्क की खिदमत की, 3 दफा इख्तिदार कुर्बान किया, हथकड़ी लगवाई, अटक की काल कोठड़ी में जेल काटी और जिस शख्स ने 3 दफा इस मुल्क के लिए इख्तिदार कुर्बान किया वो मौजूदा सिचुएशन में भी इर्रेलेवेंट संदेला साहब नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये एक नाजायज फैसला है, ये सियासी फैसला है, ये एक पॉपुलर फैसला है, लेकिन यह फैसला रिवर्स नहीं होगा क्योंकि जिन 11 जजों ने या 8 जजों ने यह फैसला दिया उनमें 5 जजेस ऐसे हैं जो आने वाले वक्त में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगे। सर, तो बात यह है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की और जुडिशियल एस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई है और इस लड़ाई में संदेला साहब चक्की में पिस रही है सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और अवाम। पाकिस्तान की 76 साल तारीख में हमेशा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और जुडिशियल एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे रह के हुकूमतें खत्म करती थी, वज़ीर आज़म को घर भेजती थी, जेलों में डालती थी। इस दफा जुडिशियल एस्टेब्लिशमेंट ने टेक ओवर कर लिया है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को और पाकिस्तान में इस वक्त संदेला साहब जुडिशियल मार्शल लॉ नाफिज है, जुडिशियल मार्शल लॉ। तो इस जुडिशियल मार्शल लॉ जब तक खत्म नहीं होगा उस वक्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अपनी पावर दोबारा हासिल नहीं कर सकेगी। मतलब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने पावर हासिल करनी है, जुडिशियल एस्टेब्लिशमेंट ने उससे ताकत छीन ली है, उससे को फाड़ दिया है और इसमें विक्टिम बन रही है PMLN। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ फैसला कर चुके हैं, अगर नहीं किया तो कमिंग डेज के अंदर मुस्लिम लीग नवाज से, सोशल एक्टिविस्ट से ऐसी आवाजें निकलेंगी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज मजबूर हो जाएगी और वो एस्टेब्लिशमेंट के सामने हाथ जोड़ेगी, ये रही तुम्हारी हुकूमत, ये रही तुम्हारा इक्तदार, अगर तुम हमें मुकम्मल तौर पर सपोर्ट नहीं कर सकते थे तो फिर हमें आपने ये हुकूमत दी ही क्यों थी। तो इस वजह से मुस्लिम लीग नवाज के पास भी अपॉर्चुनिटी है कि माजरत करे, सल्यूट करे, अपनी आवाम में अपने बयानिए पर वापस आए। क्योंकि संदेला साहब बड़ी सख्त बात कर रहा हूं, पाकिस्तान इस वक्त एंटी एस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव की सरजमीन बन चुका है और मौलाना फजलुर रहमान को जितनी तनकीद करें आप, जीरक सियासतदान है, उन्होंने भी यह समझा है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ टक्कर लूंगा तो सरवाइव करूंगा, वरना मेरी सियासत भी चागी के और खैबर पख्तूनख्वा के उन पहाड़ों में निस्तो नाबूद हो जाएगी। इसलिए मौलाना फजलुर रहमान भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट बात कर रहा है और हर पाकिस्तानी समझता है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट वापस नहीं जाएगी, सियासत से बैकआउट नहीं करेगी, यह मुल्क आने वाले 100 साल में भी बेहतर नहीं हो सकता।
हारून साहब, ये भी तो हो सकता है कि वो एस्टेब्लिशमेंट खुद ही आ जाए और खुद ही हुकूमत कर ले, तो ना मौलाना फजल रहमान साहब सियासत कर सके, ना नवाज शरीफ कर सके, तो आज सियासतदानों का तो मुंह काला ना करे ना, तो फिर आ जाए खुद। अगर ये वतीरा बना लिया गया कि अगर आपने इस मुल्क में इलेक्शन जीतने हैं तो आपने एंटी स्टैब्लिशमेंट या फौज को या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को गालियां निकालनी तभी आपको वोट मिलने हैं, तो फिर ये चल नहीं सकेगा, ये सिलसिला ज्यादा देर नहीं चल सकेगा। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, पॉपुलर लाइन है, लेकिन ये सिलसिला चल नहीं पाएगा अगर आप अपने। जी अर्शद साहब। संदेला साहब, एक मुश्किल बात कर रहा हूँ आपसे, थोड़ा सा प्रोग्राम मुझे दें 2 मिनट। क्या एस्टेब्लिशमेंट का हक नहीं था जब पीडीएम की हुकूमत में शहबाज शरीफ ने सियासत कुर्बान की, रियासत के लिए मुश्किल तरीन फैसले किए, डिफॉल्ट होने से बचाया, तो एस्टेब्लिशमेंट का हक नहीं था कि जब कमर बाजवे ने और फैज हमीद ने जो वजन आरटीएस सिस्टम बिठा के उसके इमरान खान के हक में डाला था, तो ये वजन अब एस्टेब्लिशमेंट की जिम्मेदारी नहीं थी? एस्टेब्लिशमेंट ने तो पंजाब में 25 सीटें हमारी मारी हैं सर, 25 सीटों पे मुस्लिम लीग नवाज। एस्टेब्लिशमेंट को किसने कहा था कि मैंडेट को तकसीम करे, नवाज शरीफ को 2/3 अक्सरियत से रोक के नवाज शरीफ को माइनस करे? किसने एस्टेब्लिशमेंट को कहा था कि वफाक में कमजोर हुकूमत लेके आए? तो आप भुगते हैं सर। देखें ना, अब ये तो आपका वो मौकफ है ना जो एस्टेब्लिशमेंट के बारे में है, लेकिन कभी आप एस्टेब्लिशमेंट के पास बैठकर सुने उनकी बातें या उनसे मिले, उनसे देखें कि उनका मौकफ क्या है इस मामले पर, वो क्या कहते हैं, वो कितने खुश हैं मुस्लिम लीग नून से, वो कितने खुश हैं इस मौजूदा हुकूमत से, वो कितने राजी। मतलब संदेला साहब, अगर आप अपना 40 साल सियासी कैपिटल नहीं बचा सके यार, तो रियासत नहीं बचेगी। रियासत का बचना और मुस्लिम लीग की सियासत का बचना लाज़िम व मलज़ूम है। संदेला साहब, पीपल्स पार्टी का देख ले, एमक्यूएम का देख ले, बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की पाकिस्तान के साथ कोई कमिटमेंट नहीं है सवाए जाती मफादात के। तो जब मुस्लिम लीग नवाज की सियासत बचेगी तो रियासत बचेगी ना सर। ठीक, अरशद साहब आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं अभी थोड़ा सा इस पे बात करना चाह रहा हूँ जी। 2022 अप्रैल के अंदर जो है ना हुकूमत तब्दील होती है और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से तमाम राब्ते किए जाते हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से जिस तरीके से रिक्वेस्ट की जाती है, मैं एक एक दिन, तारीख, जगह सब कुछ बता सकता हूँ कि कहाँ पे क्या कहा गया कि पाकिस्तान के एटमी असासे के पाकिस्तान को डिफॉल्ट किया जा रहा है, अगर आपने हमारी मदद ना की तो ये सब कुछ गया, हमसे जो गलती होनी थी हो गई, आप हमारी मदद करें। मियां नवाज शरीफ ओके कर देते हैं, ठीक है। ये सारी बात जो ना पुरानी है, यानी कि दिसंबर में ये शुरू होती है और फिर उसके बाद ये आगे सिलसिला शुरू हो जाता है। उसके बाद क्या होता है आप मुझे बताएं कि इमरान खान वजारत उस्मा की सीट के ऊपर होता है और वही बाजवा साहब के दौर के अंदर एस्टेब्लिशमेंट अपने ऊपर गालियां पड़वाती है। ट्रेटर के जो ना ये ट्रेंड चलाए जाते हैं, ट्रेटर, गद्दार के जानवर कहा जाता है और पूरा मीडिया उसको कवर कर रहा होता है। क्या ये एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर हो रहा था? बड़ी माजरत के साथ ये सारे काम उन्होंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को माइनस करने के लिए खुद किए हैं। इस मुल्क को इस बहरान के अंदर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने डाला है, लेकिन किसी जगह पर अगर उनको नुकसान नहीं हुआ तो उनके कारोबार में नहीं हुआ, उनके माली मुफादात में देखें कि कोई ज़र्फ लगी किसी जगह पे, ये लगी है ना सर। वो देखें, आप स्मगलिंग बंद करवा रहे हैं, वो खुद स्मगलिंग बंद करवा रहे हैं, खुद तारिक और ऐसे तो ना करें, वो भी अपनी तरफ से थोड़ी बहुत कोशिश करें। के साथ संदीला साहब सुन लें, इस वक्त में आप जो है ना टीवी चैनल्स खोल लें, हर प्रोग्राम के अंदर अगर 5 बंदे बैठे ना 3 पीटीआई के हैं, अगर 4 बंदे बैठे हैं तो मिनिमम 2 पीटीआई। ये हुकूमत वाले अवेलेबल ही नहीं है, वो कॉल करते उठाते कोई नहीं, आके मौका देता ही कोई नहीं ना। मैं आपको बता रहा हूं सर, मैं नंबर दे दियो संदेला से, मेरा नंबर दे दियो उन्होंने। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ ਕਿਸੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬੈਠਾ ਵੇਖਿਆ ਕਦੀ? ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਰਾ ਤੁਸੀਂ। नहीं पंजाब की वजारत नहीं सर, ये बात है सर सर ये सर ये क्यों नहीं है बात? मैं आपको बता रहा हूँ, अवेलेबल ही नहीं है। 4 बंदे मुझे कॉल कर रहे हैं, उससे लाइनअप करवा दे, उससे लाइनअप करवा दे, उससे लाइनअप करवा दे, अवेलेबल ही कोई नहीं है सर। देखिए ना, यही तो किसने, ये किसकी जिम्मेदारी है मेक श्योर करना? हुकूमत आपकी, वजारत आपकी, टीवी चैनल आपके सारे के सारे अंडर, और आपका कोई बंदा उन प्रोग्राम में ना बैठा हो, ये कैसे हो सकता है? ये किसकी जिम्मेदारी है?
कि मेक श्योर करें जहां पे मरियम लोग औरंगजेब बैठे। को ये जिम्मेदारी किसने दी है कि ये सारे जो है ना मैनेजमेंट इस तरीके से करे? सर वो आप देखें मरकज मरियम औरंगजेब हर जगह भी 15 जिम्मेदार है। लाख रुपए, मरकज 12 में लाख रुपए मरकज में मरियम गुफाओं औरंग में जिम्मेदार है। लगे हुए हैं। पंजाब में इस वो किस वक्त उस्मा तरीके से बुखारी पड़े साहब हुए हैं हमारे ऊपर? वजीर इत्तलात है, वो जिम्मेदार है। मरियम औरंगजेब जिम्मेदार है। नहीं, मुझे एक एक अप्रूवल जो है ना वो फिर एक पाकिस्तान की सबसे नंबर 1 एजेंसी की ना क्या कहते हैं अप्रूवल के बाद हो रही है। और ये इख्तियार किसने दिया है? जिन्होंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को माइनस करवाया अपने इक्तदार के लिए, अपने शौक पूरा करने के लिए। सर ये जब अंदर मुनाफकतें रहेंगी ना तो यही हाल होगा। पाकिस्तान की अवाम इस वक्त जो है ना वो चक्की में फिस रही है जिसका कोई हिसाब नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये नजारे कोई पूछने वाले नहीं है। सर ये तो देखे ना, मैं आपको खुल के एक बात बता देता हूँ, पाकिस्तान को डिफॉल्ट करना है। जरदारी साहब ने आज से 1 साल पहले कहा कि अगर डिफॉल्ट हो भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये अगर पीएमएलएन का कोई बंदा भी कह देता, ये अल्फाज मुंह से निकाल देता, अभी तक वो जेल में होता, कोई ऊपर से लेके नीचे तक। लेकिन कोई फर्क पड़ा? यही अल्फाज इमरान खान बोले, कोई मसला नहीं है। और वो पाकिस्तान को आग लगाने की बात करे, पाकिस्तान पे एटम बम गिराने की बात करे, पाकिस्तान की ऐसी तैसी फेर के रख दे, पाकिस्तान की जोग्राफियाई हदूद की जो है ना पामाली की बात करे, कोई मसला नहीं है। सर ये बातें जो है ना ये किसने करवाई हैं? ये सर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी जिसमें ये कहा था कि अगले 10-12 साल में जिन लोगों ने कमान संभालनी है सब ने ये याद किया कि कोई सियासत में मुदाखलत नहीं करेगा। बायन उस दिन, उससे एक दिन पहले, उसके एक दिन बाद से लेके आज तक सियासत से बाहर निकले। सर क्या फ्रॉडबाजी है? इस पाकिस्तान की अवाम को जिस तरीके से बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे, रोटी नहीं पूरी कर पा रहे, पाकिस्तान की अवाम जो है ना एड़ियां रगड़ रही है, सिसक रही है। मैं और आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम पीछे अपनी फैमिलीज को खर्चे भेज रहे हैं, क्या खर्चे पूरे हो रहे हैं? हमें समझ नहीं आ रही। हम वहां पे जाते हैं यार कि क्या सूरत हाल बनी हुई है। आप मुझे बताएं ना कि सऊदी अरब में जो लोग, यूएई में जो लोग 14-14 घंटे ड्यूटी करके जो पीछे पैसे भेज रहे हैं, वो किस लिए भेज रहे हैं? कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के कारोबार बढ़े, डीएचएस बढ़े, अस्करी बढ़े। एक शख्स को जो है ना 6 लाख रुपए का, एक ऑफिसर को 6 लाख रुपए का प्लाट अलाट होता है, दूसरे दिन वो जो है ना 26 करोड़ रुपए का बेचता है, और तीसरे दिन वो पाकिस्तान से बाहर रकम ट्रांसफर करता है। वो कहता है ये है सारे डॉक्यूमेंट्स, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और वो 6 लाख रुपए जो है ना 6-6 साल की अकसाद में अदा कर रहा होता है। और फिर वो कहते हैं हमने सबसे ज्यादा टैक्स अदा किया, या सर सबसे ज्यादा नहीं तो बहुत बड़ा टैक्स अदा किया। और सर इस मुल्क की जमीनों पे कब्जे हो रहे हैं। मुल्तान के अंदर क्या किया, बागात के अंदर, ये बलोचिस्तान में मसला क्या बना हुआ है कि हमने यहाँ पे रेंजेस बनाते हैं, अगले कहते हैं कि हमने नहीं बनाने देने। ये बातें हम करते अच्छे लगते हैं? इस मुल्क को आग डॉक्टर आइन ने लगाई थी, पीपल्स पार्टी ने लगाई थी, नून लीग ने लगाई थी, या पीटीआई को बताया था कि ये खुदा का उतार है, नौजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। वो आके बता रहा मेरी कौम मूसा होती है, फिर मेरे मुंह से कुछ और गलत अल्फाज निकल जाएगा। वो कहता है मेरी कौम। आज तक कोई फतवा नहीं आया। इस वक्त में मैं सबके सामने ये कह रहा हूं कि मैं आपको प्रूफ भेजूंगा। आप कहते हैं ना कि आपके क्या पास क्या इत्तलात है, मैं आपको एक वीडियो भेजूंगा, और फिर आप कहेंगे कि अरशद साहब जो आप कहते हो ना 100% सही कहते हो, ये मन गढ़ंत नहीं कहते हो, आपके पास मालूमात आती हैं। और फिर आप कहेंगे कि इस प्रोग्राम पे कहेंगे कि अरशद साहब ये जो आपके सोर्स है ना, मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल रही है, मैं दोहरा नहीं सकता, ये अल्फाज बोलोगे आप। सर ये इस मुल्क के अंदर जो माँ जो सी होती है ना, जब बच्चे को दूध नहीं पिला सकती, रोटी नहीं खिला सकती, जो सिसकती है ना, शैतान इब्लीस का सबसे बड़ा जो खुशी का दिन होता है ना, या खुशी का वक्त होता है, वो होता है। यहाँ पर आप बताएं कि इल्यूमिनाती चल रहे हैं कि नहीं चल रहे? क्या सजदे मारे कि नहीं मारे? क्या एक शैतानी टोले को जो है ना इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत नहीं किया? क्या ये जो कल इल्जामात लगाए हैं कि वो शेर और जनरल आसिम मुनीर और ये कह रहा था, क्या ये नाजायज बातें नहीं है? और कोर्ट जो है ना किस तरीके से फैसिलिटेट करती है? जेलर क्या बना हुआ है, इसको आने दो, इसको नहीं आने दो, इसको खड़ा रखो, इसको फलानी जगह पे रखो। जेलर को हुक्म होता है कि ये जो मिलने के लिए आया इसको धूप में खड़ा रखो, अगले खड़ा करके रखते हैं, 8-8 घंटे इंतजार करवाता है। ये कौन सी जेल के अंदर है? 6-7 कमरे लिए हुए हैं, ये सारा जो ना मंजर दिखा दिया।
जिस दिन बाहर निकलेगा कहेगा मैं 6x4 के कमरे में था, बैठने की जगह नहीं दी, सब कहेंगे हाँ ठीक है तू सच्चा। सर सारा का सारा मीडिया पूरी दुनिया को जो ना हाईजैक किया हुआ है, पाकिस्तान के एटमी असासे रिस्क पर है, पाकिस्तान को डिफॉल्ट करने के लिए सब कुछ हो रहा है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को माइनस करने का एक ही प्रोग्राम था कि जब बुरा वक्त आएगा तो पाकिस्तान में एक लीडरशिप है जिसपे बलोची एतमाद करता है, जिसपे पठान एतमाद करता है, जिसपे पंजाबी एतमाद करता है, जिसपे सिंधी एतमाद करता है, जिसमें कश्मीरी एतमाद करता है। गिलगित बल्तिस्तान से लेके आप कराची तक, हैदराबाद 2024 के इलेक्शन में तो फिर नहीं किया ना, उसको 2024 के उसके भाई के हाथों पिटवाया। चलो इस पे आगे चलते हैं जरा। इस बहस से आपके जज्बात जो है वो हमने सुन लिए हैं, और आपके जो जाहिर है इंफॉर्मेशन है, जज्बात जो यार ज्यादा स्ट्रेस होगी। एक बड़ी अच्छी खबर है, आप लोगों ने शायद वो एंजॉय नहीं की, देखी नहीं है। इस हुकूमत का, पंजाब हुकूमत का एक बहुत ही अच्छा कदम, जिसको दिल को देखकर बड़ा सुकून हुआ है, बड़ी खुशी हुई है। हिना परवेज भट्ट साहबा को वजीर बना दिया गया। आप देख रहे हैं कि वो चल रही हैं, आ रही जा रही हैं, कभी फैसला का, कभी मुल्तान, कभी किसी जगह पे खवातीन के मसाइल हल कर रही हैं। ये तो एक बड़ी अच्छी खबर है, इसको तो हमें मतलब कि अप्रिशिएट करना चाहिए ना कि हिना परवेज भट्ट साहबा जो है वो मिनिस्टर बन गई है यार। अच्छा संदेला साहब, इसमें एक और चीज आप ऐड कर दें कि जो हमारे एक अतीकुर रहमान थे लाहौर में, उनको जनाब अताउल्लाह तारड़ साहब ने उनको सरकारी जो वो एक नौकरी दी है, और इंतहाई आसान इकदाम है, और हम शुक्रिया अदा करते हैं जनाब अताउल्लाह तारड़ साहब का, और मुस्तकबिल में भी तवक्को रखते हैं कि मुस्लिम लीग नवाज की सारी लीडरशिप अपने वर्कर का, सपोर्टर का और नवाज शरीफ से मोहब्बत करने वाले का इसी तरीके से ख्याल रखेगी, दस्ते शफकत रखेगी, और यतीम की इसी तरीके से कफालत करेगी। अच्छा जी, वो एक दोस्त है जी, वो कह रहे हैं कि आप लोग मलक उसका नाम नहीं लेते जी, कोई बैंकर। हमें भाई ठीक है, इसमें कोई शक नहीं, मलक रियाज सारी गेम का हिस्सा है, मलक रियाज ही पीछे बैठ के कर रहा है, इसमें कौन सी कोई बड़ी बात है। अशरफ साहब जी, इसमें कोई शक नहीं है, मलक रियाज जो है ना वो करता धरता है इस मुल्क का, तो सारा कुछ कर सकता। चलेंगे, चले एक मिनट का कमेंट लेके चलें। ये इमरान खान साहब जो हैं, जो आपके इलेक्शन हुए हैं 2024 वाले, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, तो इस पर आप क्या देखने जा रहे हैं? अगर वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए कि इलेक्शन मतनाजा है, इलेक्शन जो है वो 2 नंबर हुए हैं, इलेक्शन रिगिंग हुई है, इलेक्शनों में नवाज शरीफ साहबा, मरियम नवाज साहबा और मुस्लिम लीग नून के बहुत सारे लोग और फिर दूसरी जमातों के बहुत सारे लोग जो हैं, वो जो 180 वालों सीटें हैं, तो आपको क्या लगता है अगर 180 सीटें, राजा साहब 180 सीटें पूरी करनी पड़ गई सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर, तो क्या होगा? क्योंकि इमरान खान साहब तो ये इलेक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। बस फिर की हो सकता है, तो अगली सीट पे गई, फिर नहीं, फिर अगो जो शेर आ गया तो फिर शेर ही करना है जो कुछ करना है। बहरहाल जी, इनको जाहिर है कुछ ना कुछ अब तोड़ तो करना पड़ेगा कि इस तरीके से जो है ना, अब शराफत की सियासत को ना मियां नवाज शरीफ को ना ये एहसास करना चाहिए, और अब तक हो जाना चाहिए कि देयर इज नो रूम फॉर शराफत इन सियासत। ठीक है ना, शराफत और चीज है, सियासत और चीज है। कोई असूलों की सियासत नहीं होती। असूलों की सियासत करके हमारा भाई कह रहा था ना, 3 दफा वो फारिग हुए हैं। कभी ये भी सोचा कि वो क्यों फारिग हुए हैं? ठीक है ना, तो वो टाइम गुजर गए हैं। अब तो खुदारा अब तो सीख जाना चाहिए कि यार शराफत नाल नहीं काम चलते, सियासत नाल काम चलते ने, ते वो जब तक शराफत को अपना होना बिछोना बनाए रखेंगे तो ये मसाइल तो रहेंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब से मुझे डिफरेंट उम्मीद है कि शायद वो किसी दिन जो है ना, वो कहते थे ना कि मंजी थले डांग फेरनी है, तो हो सकता है वो डांग फेर ले। उनको कहना तो नहीं आया, बड़ी मुश्किल से उन्होंने वो डायलॉग बोला था मंजी थले डांग फेरने वाला, मगर हो सकता है वो लाइक कुछ कर पाए। मगर बड़े मियाँ साहब से मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि शराफत का वक्त नहीं है, शराफत की सियासत नहीं है, और अगर मियाँ साहब ने शराफत की सियासत करनी है तो फिर उससे हासिल कुछ नहीं होना। जी हारून साहब, सुप्रीम कोर्ट में जा रही है तहरीक इंसाफ जा रही है सुप्रीम कोर्ट में कि इलेक्शन जो है 2 नंबर हुई है, धांधली हुई है। सर तहरीक इंसाफ जा नहीं रही, तहरीक इंसाफ को पैगाम भेजा जाता है, तहरीक इंसाफ को बुलावा आता है। जैसे पनामा केस के बारे में आसिफ सईद खोसन ने कहा था ना
कि मेरे को लाओ मेरे को। अब सुप्रीम कोर्ट में जनाब अतर मिनल्ला साहब, जनाब मुनीब अख्तर साहब, जनाब आयशा मलिक साहिबा, बहुत सारे तहरीक इंसाफ के स्पोक्स पर्सन और उनके जो, फिर अब क्या कहूँ, सख्त बात हो जाती है। तो फिर एक विंडो खुल गई है, उनको हौसला अफजाई हुई है उनकी, और उनके हक में आइन को रीराइट कर दिया गया है। जो उन्होंने नहीं वो उनको दे दिया। और मैंने तो ट्वीट की थी जो बहुत पसंद की लोगों ने, कि तहरीक इंसाफ की वो लॉटरी निकली जिसका कूपन भी उसने नहीं खरीदा हुआ था सर। तो बात ये है कि अब ये लॉटरियां निकलती रहेंगी, उनकी हौसला अफजाई हुई है। बहरहाल सियासत के संदेला सब अंदाज बदल गए हैं, सियासत के अतवार बदल गए हैं, सियासत के डायनामिक्स चेंज हो गए हैं। सबसे बड़ी किसी पॉलिटिकल पार्टी की जो पावर होती है वो उससे मोहब्बत करने वाला वर्कर होता है, उसका सपोर्टर होता है, उसका नौजवान होता है, बुजुर्ग होता है, माँ बहन बेटी होती है। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से ये कौम इतनी मोहब्बत करती है कि जिसका अंदाजा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को खुद नहीं है। संदेला साहब, बड़ी अहम बात कर रहा हूं आपसे। तो अपनी ताकत को पहचानिए, अपनी पॉलिटिक्स को एनालिसिस कीजिए, उसका एनालिसिस कीजिए, अपनी गलतियों को दुरुस्त कीजिए, ड्राइंग रूम से बाहर निकलिए। और जिन लोगों के हिसार में आप हैं, या जिन लोगों ने आपको मुकीद किया हुआ है, या जिन लोगों ने आपको एक जन्नत में रखा हुआ है, उससे बाहर भी निकल के देखिएगा कि मामलात कितने गंभीर हो चुके हैं, हालात कितने खराब हो चुके हैं, और मामलात आपकी दस्तरस से, संदेला सब सख्त बात कर रहा हूं, निकल चुके हैं। और एक फितना जो है वो पूरे के पूरे सिस्टम को, रियासत को, पूरे रियासती निजाम को निगल चुका है। और कल मैंने ट्वीट भी की कि हाफिज साहब आप भी मेहरबानी करें, जागें इससे पहले कि सब कुछ निकल जाए। तो बात यह है कि दोबारा रजू करना पड़ेगा, अपने बयानिए पर वापस आना पड़ेगा, अपने हिसार को तोड़ना पड़ेगा, और थोड़ा सा सर दीवार से ऊंचा करके बाहर देखना पड़ेगा कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, आप ऐसा, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, ओनली वन मैन इन पाकिस्तान, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, आप 6 महीने बाद, 6 साल बाद, 10 साल बाद अगर इस मुल्क की नोक पलक संवारेगा, इस मुल्क को डायरेक्शन और सिमत देगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है। अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ नहीं है, खुदा न खास्ता, अल्लाह पाक उनकी जिंदगी करे, हमारे करोड़ों नौजवानों की जिंदगियां भी अल्लाह पाक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को लगा दे। आप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को सियासत से माइनस कर ले, लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ही इस कौम की आखिरी उम्मीद है, इस मुल्क का मुस्तकबिल है, इस मुल्क की बका का जामन है। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने इस मुल्क को एटमी धमाके दिए थे, दफाई कुव्वत बनाया था। आज हम फकीर, गरीब और डिफॉल्ट होने के बाद भी अगर हम सरवाइव कर रहे हैं, हम आजाद हैं, ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का इस कौम पे एहसान है। मुआफी मांगो, पांव पड़ो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के। आज नहीं पढ़ोगे संदेला साहब, खुदा की कसम पूरी दुनिया देखेगी कि यही लोग मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के पांव पड़ेंगे और कहेंगे कि आओ इस मुल्क को बचाओ, इस मुल्क को संभालो और इस मुल्क को इकट्ठा करो, यकजान करो। संदेला साहब, आज बहुत बड़ा आपको मैं इंकशाफ कर रहा हूं कि अगर आपने इमरान खान को काउंटर करना है तो आपको मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को मुकम्मल इख्तियारात के साथ जो है वो इमाम बनाना पड़ेगा। और फिर देखें कि ये तमाम सियासी जमातें मुत्तहिद होंगी, डायलॉग होगा, इनकी दूरियां खत्म होंगी और ये एक दूसरे को मौका देंगे, स्पेस देंगे। जब तक आप अपनी अनाओं को खुदारा संदेला साहब 2014 के धरनों से 2024
कौन सी दुनिया की ऐसी रियासत है 25 करोड़ लोगों की जो मुसलसल 10 साल डिस्टेबलाइज रहे? यार, इस मुल्क के नौजायदा बच्चों पर, माओ की कोख में जो बच्चे हैं उन पर, नौजवानों पर, तालिब इल्मों पर, गरीबों पर, इस मुल्क में रहने वाले लोगों पर खुदा के लिए एहसान करो यार। अपने इख्तलाफात खत्म करो, इख्तिदार की जंग को पीछे छोड़ दो और इस मुल्क के करोड़ों वासियों के सुकून के लिए, उनकी खुशहाली के लिए एक हो जाओ। तमाम रियासती इदारे अपने आईनी कानूनी हदूद में रहते हुए काम करें। यही मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का असूल है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का प्रिंसिपल है। इसी असूल पे 3 दफा इख्तिदार कुर्बान किया है, हथकड़ी पहनी है, पाबंदे सलासिल रहे हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से आज माफी मांग लोगे, ठीक रहोगे, नहीं तो कल माफी मांगनी पड़ेगी। ठीक, बिल्कुल ठीक है। आपका मौकफ है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इस भंवर से निकाल सकते हैं, उनके अलावा कोई नहीं निकाल सकता, उनके जो भी है ठीक है। समझने वालों को समझना चाहिए, लेकिन अगर समझने वालों को समझ नहीं आ रही तो फिर मेरे ख्याल में आज जिस जगह पे हम बैठे हैं, जिस जगह पे फंसे हैं और जिस शख्स से हम लोग ब्लैकमेल हो रहे हैं, उसकी शायद वजह भी यही है कि हमने नवाज शरीफ साहब को 2013 का तो बड़ा, मैं कह रहा हूं कि ये 92 वाला छोड़ें, 97 वाला छोड़ें, उस वक्त के तो किए हुए मंसूबे या उस वक्त की चीजें की हुई नवाज शरीफ की अगर मान लेते तो सिंगापुर, हिंदुस्तान आज कहां से कहां पहुंच गए। ये 2013 वाला ही जो मामला था ना, इसको ही चलने देते ना, चले पिछले सारी छोड़ देते हम, ये 2013 वाला ही चलने देते तो आज पाकिस्तान कहां से कहां होता। ये मोदी आपके साथ ही आया था, बल्कि नवाज शरीफ साहब से कुछ 2-4 महीने बाद में आया था, अगर मैं गलत नहीं हूँ, बाद में आया था ना, कि मियां साहब जो है उसकी जो हरफ बरदारी थी वहां पर गए थे, बड़ा निशाना बना था। तो उसी को देख लें कि वो एक जो तसलसल तीसरी हुकूमत का है, हिंदुस्तान आज कहां से कहां बैठा है G20 में, और हम लोग भी G20 में होते। बिल्कुल आज 2024 हो गई है और 2-3 साल में हम लोग बिल्कुल G20 में होते, क्योंकि दुनिया की 17वीं 18वीं बड़ी मईशत बनने जा रहे थे। तो उसमें कोई शक नहीं है, उस वक्त भी तजर्बा किया गया अपनी मोहब्बत को लाने के लिए, करने के लिए, और आज भी अगर वहीं पे इस किस्म की गेम को की गई है, तो अगर 2024 के इलेक्शन में इस किस्म की गेम की गई है तो मेरे ख्याल में उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। अब वो जिन्होंने भी की है, जिसने भी की है, उसका खमियाजा मकदीब भुगतेंगे। अरशद परवेज साहब, अगर आप कुछ कहना चाहें तो ये जो जजों के पास जा रहा है मामला, फिर इमरान खान साहब जो हैं उनको, हारून साहब कहते हैं कि उनको बुलाया जाता है, मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब जा रहे हैं, तो अगर इलेक्शन ही मतनाज़ा करार दे दिया गया तो फिर क्या अहमियत रहेगी इस हुकूमत की? सर, अंदर से मुनाफिकत हम खत्म कर दें तो अभी भी 101 रास्ते हैं। 2 रास्ते तो मैं 20 सेकंड में बता देता हूँ। एक, शहबाज शरीफ साहब इस्तीफा दे कि हम जो है ना अपोजिशन करेंगे, आप बनाए हुकूमत पीपल्स पार्टी और पीटीआई बिल, आपको 6 महीने में रिजल्ट मिल जाएगा। एक बात ये है। दूसरा नतीजा ये है कि आप जो है ना असम्बली तोड़ दें। वजीर आजम में पाकिस्तान अगर असम्बली जुड़ती भी है फिर भी आप वजीर आजम ना बने, तो कोर्ट का इख्तियार है ना, कोई असम्बली जोड़ सकती है, तो फिर जोड़ दे, आप वजीर आजम ना बने। सर, लग पता जाएगा, जो इस मुल्क को आग लगा रहे हैं और जो इसमें हाथ सेक रहे हैं ना, सबको लग पता जाएगा। आप अपने शौक में कि मेरी स्पीड ही वो होता है, और मैं आपको मालूमात की बेस पर जो है ना ये बात कर रहा हूँ। उसकी तारीख में थोड़ी सी बता दूंगा। 2017 में जब मियां नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश हो रही थी तो लाहौर के अंदर नारे लगवा रहे थे शहबाज शरीफ साहब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ। ये बात कड़वी है लेकिन आपको सब जगह पे मिल जाएगी। जब सलमान शहबाज को निकालना था ना, तो जनरल फैज मीत के जो प्रोटोकॉल ऑफिसर है उसने स्क्वाड किया था और एयरपोर्ट से निकाला था, और एयरपोर्ट पर भी जनरल फैज मीत का फोन गया हुआ था, आपको कोई गवाही चाहिए तो मैं आपको दिलवा दूंगा। और फिर उसके बाद जो कुछ अंदर खाने होता रहा है, तमाम चीजों की फैज नेटवर्क को, फैज मीत को शहबाज शरीफ साहब रिपोर्टें देते रहे, और बाद में वजीर आजम बनने से लेके एवरीथिंग ये रहे। जब शहबाज शरीफ साहब जेल में थे ना, तो एग्जैक्टली 10 दिन मुझे समझ नहीं आती कि ये अरशद परवेज साहब, ये सारा कुछ, अगर सारा कुछ, ये सारी जो बुराइयां हैं, ये जो पाकिस्तान की तबाही है, इसमें सारा कुछ शहबाज शरीफ की वजह से हो रहा है, ये शहबाज शरीफ हिस्सेदार है, ये बड़ी एक मतलब आपकी, हमें गवाहियां तो हमें नहीं चाहिए, लेकिन मतलब कि हर चीज का जिम्मेदार शहबाज शरीफ ही है। ये बड़ी बहुत बड़ी, और ये अरशद परवेज साहब को एक एक चीज का पता है, लेकिन ये नवाज शरीफ को नहीं पता। ये नवाज शरीफ को इस बात का नहीं पता, लेकिन अरशद परवेज साहब को एक एक बात का पता है कि हर बुराई के पीछे जो है वो शहबाज शरीफ साहब ही है। ये भी तो एक बड़ी हैरत वाली बात है। सर देखें, मैं बिल्कुल जितने सुन रहे हैं ना, चैलेंज करके कहता हूँ, आप अपने बेटे, बेटी, भाई, बहन, माँ बाप के सामने मजबूर होंगे, दुनिया की तो ऐसी की तैसी फेर देंगे। मैं राय साहब वाली बात करने लगा था,
नहीं मैं इस मामले में नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ मैं इस मामले विच नहीं मैं इस चीज ते डंके दी चोट ते कहना कि अगर किसी को हल है इन्हां हालातां दा तो कल्ला शहबाज शरीफ है। मैं मियां साहब को क्यों मियां साहब को मैं इसलिए माइनस करता हूं कि मियां साहब का मुझे पता है वो शराफत से काम लेते हैं, मगर शहबाज शरीफ से मुझे उम्मीद है कि शायद डंडा भी उठा ले। चले राय साहब मैं यहाँ पे डंडा चुकते लेंदे लेकिन जेड़ा डंडा चुकते ने फिर एक अद्धा ब्याह भड़का देंदे ने जी। और मियां नवाज शरीफ साहब कहते हैं ये तुम्हारी लिमिट है, ये हमारी लिमिट है, इसके आगे नहीं, इसीलिए हो जाती है। बहुत शुक्रिया जी। जी चले जी, अब हमारी ये जो एक मेरा जो आखिरी सवाल था वो यही था कि अगर इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और इन्हीं जजों के सामने जाते हैं और वहां जाकर हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास और तो कोई काम नहीं है, को पता 25, 30, 40 हजार जो मुकदमे पड़े हुए हैं वो मेरे और आपके, उसका क्या मतलब का लेना देना इन चीजों से। एक बात आपसे कहता हूँ कि मुस्लिम लीग नवाज के जो कारकुन हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मोहब्बत करते हैं, वो गाड़ियों को मोटरसाइकिलों को टाकी शाकी फेरे, जरा सफाई सुथराई करें, दोबारा फिर गर्म होने वाला है मैदान। नहीं जी नहीं, कुछ भी नहीं जी, वो आराम करन, कुछ भी नहीं होंदा हैगा जनाब। नाले वो कम कारोबार करन यार, अपने बच्चों की रोजी रोटी कमान, अपने फैमिली ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਸਮਝਣ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਚ ਹੈ ਲੋਕ ਆਪੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜਾਓ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਸਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕੋਲ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਟਾਕੀਆਂ ਮਾਰਨ ਡਏ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ मोटरसाइकिल ਕੱਢਣ ਡਏ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ कैमरे ਨੂੰ। नहीं मैं तो आने वाले हालात की आपको बता रहा हूँ ना, मैं तो आने वाले हालात की निशानदेही कर रहा हूँ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਟਾਕੀ ਛਾਕੇ ਮਾਰ ਲਓ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਨਿਕਲਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। नवाज शरीफ ने मोहब्बत करते ने ना, इन्होंने नहीं रुकना संदेला साहब, इन्होंने फिर निकल पैना। असल में जी मोहब्बत भी यही है ना, मोहब्बत लेन देन वाली नहीं है ना। जो नवाज शरीफ से मोहब्बत करते हैं अनकंडीशनल मोहब्बत है सर। जी 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 वो बिल्कुल ऐसे ही है। उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता अगर उनको कुछ मिलता है कि नहीं मिलता। मतलब मेरी जगह मैं भी शायद किसी चीज के सोच रहा था, अरशद साहब भी आ जाना सर। मैं सब तो पहले मैं अपना मोबाइल फड़ के सब तो पहले ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, मैं मियां साहब निकलणगे तो मैं ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ मियां साहब पूरा पाकिस्तान ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ है सर, पूरा पाकिस्तान ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ है संदेला साहब। लो जी ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਨਲਾਈਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ मियां साहब ਨਿਕਲਣਗੇ ਨਾ ਜੀ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਜਲਸਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਰਹਾਂਗੇ ਕਿ मियां साहब आ रहे हैं, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ मियां साहब ਦੇ बारे। और मियां साहब जी हम लोग इंशाअल्लाह साथ है जी। मियां साहब कदम बढ़ाओ, हम आपके साथ हैं इंशाअल्लाह। चलिए जी, अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम और सुनने वालों की एक बड़ी तादाद ने प्रोग्राम सुना है। उम्मीद है कि जो दोस्तों के कमेंट है वो हम लोग दिखाते भी रहे हैं और पढ़ते भी रहे हैं। आप लोगों के कमेंट से बड़ा कुछ सीखने को मिला। अच्छा संदेला साहब, सुनने वाले तमाम अपने फेसबुक अकाउंट से इसको शेयर किया करें, क्योंकि पीटीआई टिकटॉक और फेसबुक पे इंतहाई मुतहर्रिक है और एक्स पे तो वो पहले ही है, तो फेसबुक पे पीटीआई बहुत ज्यादा काम कर रही है इस वक्त। तो तमाम दोस्त जो देख रहे हैं वो एसएमटी टॉक शो को जो है अपने अकाउंट से जो है मैक्सिमम शेयर करें ताकि ये पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। बिल्कुल ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच जी। मैं अरशद परवेज साहब आपका बहुत शुक्रिया, राजा साहब आपका बहुत शुक्रिया और हारून साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला अगले सोमवार को फिर हम लोग इस तरह बैठ के प्रोग्राम करेंगे। अगले सोमवार को शायद नहीं, अगले सोमवार तक, अगले सोमवार को इधर है बल्कि उससे अगले सोमवार के, मेरा ख्याल है 3-4 दिन की याद दरमियान में कुछ छुट्टियां आ रही हैं। एवं छुट्टियां का कोई ना कोई बहाना लभ लेने किसी पासे जान दा सी, कोई ना कोई मतलब कि राजा साहब आप उसी उस उम्र च आ गए कि हुण सानू ना मतलब 3-4 हफ्तियां बाद किधरे 5-7 दिन छुट्टी चला जाना चाहता है। ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਟ੍ਰੈਸਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੱਲ ਛੋਟੀ ਜੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕੱਢ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ। ਨਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵਾਲ ਲਵਾਏ ਨੇ ਵੈਸੇ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਆ ਗਈ ਹੈ ਚਿਹਰੇ ਤੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਵਾਲ ਲਵਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਐਮਸਟਰਡਮ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਲ ਲਵਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਐਮਸਟਰਡਮ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਪਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪਾ ਦਿਓ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਪਾ ਦਿਓ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਤੇ ਪਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਸਰ ਜੀ ਗਿਆ ਸੀ ਮਗਰ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ੀ ਇੰਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 3 ਫੌਤੀਆਂ ਤੇ 4 ਵਿਆਹ ਭੁਗਤਾਨ ਸਨ, 7ਵਾਂ ਦਿਨ 8ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੀ ਸੀ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ।
ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਕੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਭੁਗਤਾਈਆਂ ਸਨ। ਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਹਫਤੇ ਚ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ 7 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕਮੈਂਟਡ 8ਵਾਂ ਦਿਨ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਲਵਾ ਲੈਣ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਹਫਤੇ ਚ 8ਵਾਂ दिन आता तो राय साहब ने कम पा देना सी। यही गल है। चले जी, थैंक यू वेरी मच जी, अपना ख्याल रखें आप लोग, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। इस तमाशे के चक्कर में पाकिस्तान को जो नुकसान पहुंचा दिए हैं वो अनबेरेबल है। मरीम नवाज साहिबा ने पार्टी वर्कर के दिल में, वोटर के दिल में, बड़ी अक्सरियत के दिल में अपनी जगह बनाई है। सिटिंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बारे में अगर कोई बात कर रहा है ना, तो वो किसी पागलपन में नहीं कर रहा, वो किसी एजेंडे पे है जो ये काम कर रहा है कि किसी तरीके से नवाज शरीफ साहब को साबित किया जाए कि वो प्राइम मिनिस्टर रहने के अहल नहीं है और जो इमरान प्रोजेक्ट है उस पर अमल किया जा सके। इमरान खान और साबिक एस्टेब्लिशमेंट के 2-3 अहम तरीन